हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नरेशन के कुछ सवाल। जितने क्वेश्चंस भी हम आज देखेंगे ये सारे के सारे स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था 2024 का, उसमें पूछे गए सवाल होंगे। लेवल काफ़ी अच्छा था एग्ज़ाम का मेरे हिसाब से। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो आने वाले टाइम में एसएससी का कोई भी पेपर देने वाले हो तो ये आपका डेफिनेटली प्रिपरेशन चेक करेगा, क्योंकि अच्छे तगड़े सवाल पूछे गए थे। कुछ तो बहुत बेसिक सवाल थे, हर बार होते हैं, पर कुछ एक बहुत ही अच्छे सवाल थे। मैं कोशिश करूंगा सबको डिटेल में एक्सप्लेन करने की। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक इंपॉर्टेंट बात मैं सबसे कर लेना चाहता हूं कि ये वीडियो एक प्रैक्टिस वीडियो है। इसमें मैं कोई भी बेसिक रूल्स नहीं बता रहा। तो अगर कोई बच्चा इस पर्पस से देखना चाहता है कि मैं नरेशन क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा, कैसे कन्वर्जन होता है एक्सप्लेन करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी नरेशन पढ़ चुके हैं। आने वाले टाइम में आपके एग्जाम्स हैं, आपको एक बार क्विक रिवीजन करना है, साथ ही साथ में आपको एग्जाम का लेवल देखना है कि कैसे एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब चीज के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, जल्दी से एक बार कुछ चीजें वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ चीजें वापस से देख लेते हैं। एक बार आपको पता है ये बात है, मैं एक बार जस्ट दोहरा दे रहा हूं, ठीक है, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। देखो क्वेश्चन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो ये ना डायरेक्ट स्पीच का सवाल है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया। डायरेक्ट स्पीच उस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें जो स्पीकर ने बोला आपने हु बहू उतार दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, ठीक है। अब चेंज करने के दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं ऑप्शन कहां से काटूंगा, मैं रूल नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि ऑप्शन मैं काटूंगा कहां कहां से। तो ऑप्शन कहां कहां से कटता है, सबसे पहले हम उन चीजों को एक बार माइंड कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपके सवाल में सेड टू लिखा है, नोट कुछ मत करना, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपके सवाल में कहीं सेड टू लिखा है तो ये हमेशा बदलता है टोल्ड, ठीक है। अब मैंने यहां बोला हमेशा बदलता है, पर क्या होता है कभी कभी एसएससी की टेंडेंसी है कि वो ना 4 ऑप्शन देगी, चारों में से कोई आंसर नहीं होगा, आपको क्लोजेस्ट ढूंढना पड़ता है। तो हमेशा रूल तो है हमेशा बदलने का, पर जरूरी नहीं ऑप्शन में हर बार हो, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस की जरूरत पड़ती है जब आप नरेशन सॉल्व करते हैं तब। तो सेड टू अगर रहेगा तो टोल्ड में बदलेंगे इसको। ऐसे ही अगर से टू रहा तो हम उसे टेल में बदलेंगे। अगर सेज टू रहा तो हम उसे टेल्स में बदलेंगे, ठीक है। मतलब बेसिक बात यह है कि टू का कंपोनेंट होना जरूरी है, तभी आप यहां पे इसको टोल्ड या टेल या टेल्स में बदल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इन केस यू डोंट नो, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है या रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसको रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के ना ये प्रोनाउन में या नाउन में, मतलब ही लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, श्याम लिखा हुआ है, सीता लिखा हुआ है, ये सब में कभी कोई चेंज नहीं होता। ये जैसा है वही लिखा रहेगा, ये जैसा है वही लिखा रहेगा। अगर कभी चेंज करने की जरूरत पड़ी तो हम इस वाले पोर्शन को सेड टू को हटा के टोल्ड या सेंटेंस के ऊपर जो भी फिट आ रहा है हम वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चेंज कहां होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दूसरा चेंज होता है। हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के जरूरत पड़ने पर दैट लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर WH का प्रोनाउन लगाते हैं, जरूरत पड़ने पे हम लोग इफ या वेदर लगाते हैं, या जो भी चीजें होंगी, ठीक है, हम लोग वो सब लगाते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी यहाँ पे टू का भी इस्तेमाल होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा में चेंजेस होंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी प्रोनाउन आएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी प्रोनाउन आएंगे उन सब पे सन रूल लगता है। तो ये सन क्या है भाई, सन का मतलब है S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज, ठीक है। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। तो बेसिकली बात यह है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब जब सेकेंड पर्सन आएगा वो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। किसका ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट का या रिपोर्टिंग स्पीच का। जब जब उसके बीच में सेकेंड पर्सन आएगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज रहेगा, ठीक है। मैं बस एक बार रूल्स रिफ्रेश करा रहा हूं, साथ ही ये भी बता रहा हूं ऑप्शन कहां से कटेगा। जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं ये सब रिलेवेंट है, वरना मैं एक शब्द भी अपने वीडियो में ऐसा नहीं बोलता हूं जो रिलेवेंट नहीं है। यहां पे जितनी बातें मैं बोल रहा हूं वो सब आगे आप देखोगे अप्लाई होंगी, इसलिए सारी बातें ध्यान से सुनना, अगर पता भी है तो सुनते जाओ,
तो फर्स्ट पर्सन क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज। सबसे जरूरी जो बात है वो ये है, अच्छा ये मैं बोलता चलूं कि ये प्रोनाउन वाला जो चेंज है ना, ये जितनी बार प्रोनाउन आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम उतनी बार अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर यू आया है, पहला प्रोनाउन, माय आया है दूसरा प्रोनाउन, आगे अगर 36 प्रोनाउन आएंगे तो हम 36 बार ये रूल लगाएंगे। जितनी बार प्रोनाउन आएगा ये रूल उतनी बार लगेगा, ठीक है। सबसे जरूरी है कि इसमें वर्ब का क्या चेंज होगा। मैं क्लीन कर रहा हूं, लिखने की जगह कम है। वर्ब का चेंज क्या होगा, तो देखो भैया वर्ब चेंज करने के लिए ना आपको इमीडिएटली चेक करना पड़ता है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर ध्यान से सुनना, अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब मतलब सेड लिखा हुआ हो, टोल्ड लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हो, अगर ये पास्ट टेंस में है तो ही आगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस चेंज होगा। फिर से सुनो, अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या अगर ये फ्यूचर टेंस में है तो आगे टेंस का कोई चेंज नहीं होता। हो सकता है ही का शी हुआ हो, या ही का इट हुआ हो, या ही का दे हुआ हो। प्रोनाउन के बात की बात मैं नहीं कर रहा, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं। आगे वर्ब का कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर यहां पे हमने पास्ट की जगह पे प्रेजेंट लिख दिया, लेट्स से अगर यहां क्वेश्चन में सेज लिखा होता तो हम आगे यहां पे टेंस चेंज नहीं करते। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में है तो आगे चेंजेस होंगे। तो अब पास्ट टेंस में है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, जरा वो भी एक बार जल्दी से देख लें। देखो, अगर आपके पास्ट टेंस के अंदर मतलब सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर इज एम आर लगा हुआ है तो वो चेंज होगा वॉज या वर में। अगर V1 या V5 लगा हुआ है तो ये V2 में चेंज होगा। अगर उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू या डज लगा हुआ है तो वो डिड में चेंज होगा। सबसे जरूरी बात, अगर V2 लगा हुआ है तो वो हैड प्लस V3 में चेंज होगा। इससे एसएससी बहुत सवाल पूछती है। V2 लगा हुआ है तो हैड या हैड प्लस V3 में चेंज होगा। साथ ही साथ में अगर वर या वॉज भी लगा हुआ है तो भी ये हैड प्लस V3 में चेंज होगा। और अगर हैड है, इधर लिखता हूं जगह की कमी है, अगर हैज या हैव है तो भी वो हैड प्लस V3 में चेंज होगा। अगर हैड है तो भी वो हैड प्लस V3 में चेंज होगा। हैड प्लस V3 है तो, ठीक है, V3 है तो मतलब क्या है समझना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। मतलब यह है कि अगर हमारा यहां पे जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं भाई साहब। सबसे पहले तो देखो, V1 या V5 रहेगा तो V2 में बदल जाएगा। इज एम आर रहेगा तो वॉज वर में बदल जाएगा। डू या डज रहेगा तो डिड में बदल देंगे। हैज या हैव प्लस V3 रहेगा तो हैड प्लस V3 में बदल देंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 चेंजेस हुए। पास्ट टेंस में क्या होता है, V2 रहा तो हैड प्लस V3, वॉज या वर रहा तो हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 रहा तो हैड प्लस V3। जरूरी यह है कि हैड प्लस V3 बार बार बनेगा। मतलब अगर V2 किया तो भी हैड प्लस V3 बनेगा, अगर वॉज या वर किया तो भी हैड प्लस V3 बनेगा, हैड है तो भी हैड प्लस V3 बनेगा, हैज हैव है तो भी हैड प्लस V3 बनेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ये ऑलरेडी बेसिक में पढ़ चुके हैं, मैं बस याद दिला रहा हूं और इंफेसाइज कर रहा हूं क्योंकि बार बार आएगा ये। उसके अलावा अगर कोई मॉडल रहा तो मॉडल का कन्वर्जन आप जानते हो, कैन रहेगा तो कुड कर देंगे, मे रहेगा तो माइट कर देंगे, शैल रहेगा तो मीनिंग के हिसाब से कभी कभी शुड भी लगता है, कभी कभी वुड भी लगता है। ठीक है, इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, आपके लिए फिलहाल जरूरी बात यह है कि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे हम क्या क्या चेक करेंगे। हम चेक करेंगे यहाँ पे सेड लिखा हुआ है कि सेज लिखा हुआ है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहा तो आगे टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये इसका टेंस पास्ट में रहा तो आगे चेंजेस करेंगे, देखेंगे क्या चेंजेस करेंगे। दूसरा, सेड टू रहा तो टोल्ड बनेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के कोई कंजंक्शन आएगा। जितने प्रोनाउन आएंगे सब में सन रूल लगाएंगे। जितने बार वर्ब आएगा उस वर्ब को हम ये सेड को देख के चेंज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ सेड रहा तभी ये चेंज होगा, बार बार बोल रहा हूं। अगर यहाँ पे हमें इज एम आर मिला तो वॉज वर में चेंज होगा, V1 V5 मिला तो V2 में चेंज होगा, हैज हैव मिला तो हैड में चेंज होगा, डू डज मिला तो डिड में चेंज होगा, V2 रहा तो हैड प्लस V3, वॉज या वर रहा तो हैड प्लस V3 और हैड प्लस V3 है तो हैड प्लस V3। ठीक है, इतने चेंजेस को दिमाग में रख के अब हम आते हैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सारे सवाल इसी साल के स्टेनोग्राफर 2024 के स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक सवाल जरूरी है, हर एक सवाल मजेदार है, मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे आप। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर ट्राई करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, शी सेड शी वाज सीइंग हर ब्रदर द फॉलोइंग डे। ये इनडायरेक्ट स्पीच में मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं था। हमें पूछा गया है कि डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे। ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है कि शी सेड
मैंने क्या बोला था, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट में मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये चेंज कर सकते हैं कि सेड टू को टोल्ड में बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहां पे हमने सेड लिखा है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसको सेज कर दे, ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे सेड है तो जरूर हमारे सवाल में भी, हमारे क्वेश्चन में भी सेड ही रहा होगा, तभी सेड का सेड छोड़ा है। तो देखो यहां पे सेड है, यहां पे सेज है, यहां पे सेड है, यहां पे सेड है। आप मेरे आंसर पे फोकस नहीं करेंगे, मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं आपको वो सीखना है, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। उसके बाद शी सेड दैट शी वॉज सीइंग। अच्छा सोचो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ पार्ट रहा था जिसको हमने जब चेंज किया तो वॉज सीइंग बना। इसका मतलब यह है कि जरूर हमारा जो सवाल है वो किस में रहा होगा, इज एम आर में। देख लो एक बार, हम वॉज या वर कहां यूज करते हैं, जहां पे हमारे क्वेश्चन में इज एम आर दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमने जब इज एम आर हमारा सेंटेंस रहा होगा उसको ही हम चेंज कर पाएंगे वॉज या वर में, ये बात तो फिक्स्ड है। अच्छा उसके बाद सीइंग लिखा हुआ था तो यहां पे भी सीइंग होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, सो इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है, ठीक है, और V4 का V4 रहता है। तो हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे इज एम आर लिखा हुआ हो और उसके बाद V4, ये मैं बता रहा हूं कन्वेंशनल तरीका, ठीक है। अब देखो ऑप्शन फटाफट कैसे इलिमिनेट करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले पहला ऑप्शन पकड़ते हैं, यहां तो हमने सेकंड वाला काट दिया है, पहला ऑप्शन पकड़ते हैं, लिखा हुआ आई एम सीइंग, एम को चेंज करेंगे तो वॉज या वर बनेगा, सीइंग का सीइंग छूटेगा, लग रहा है आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, आई वॉज सीइंग। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी सेंटेंस में वॉज या वर हुआ तो वो चेंज होता है हैड में। अगर हम इसको आंसर करेंगे तो ये वॉज के जगह पे हैड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्या ऊपर हैड लिखा हुआ है, नहीं, गलत है, यहां शुड लिखा हुआ है। अगर ऑलरेडी शुड है जो कि एक मॉडल है तो मॉडल का तो मॉडल ही बनेगा, तो ऊपर वॉज कैसे आ गया भाई, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आपको ये तरीका ठीक लगा कि इससे याद रख पाए हम, तो हम देख लें किसमें वॉज या वर है, या दूसरा तरीका ठीक लगा कि ऑप्शन से जाइए, आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए, ठीक है। जितनी बार मैं आपको याद हो मैं उतनी बार लिखूंगा कौन किसमें चेंज हो रहा है, बस वीडियो देखते जाओ इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉलिसिटर सेड लेट अस सॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड। मार्क करना, नोट करना, बहुत जरूरी बात है। बहुत बार आपको क्वेश्चन लेट से शुरू करके देगा, ठीक है। जब भी आपका सवाल लेट से शुरू हो तो इसके 2 फॉर्म बनते हैं। पहले फॉर्म में हम शुड लगाते हैं, दूसरे फॉर्म में हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लेट लगाते हैं। मतलब लेट से शुरू होते हुए सेंटेंस का 2 इनडायरेक्ट बनता है, एक बनता है शुड वाले फॉर्म को पकड़ के, दूसरा होता है टू लेट वाले फॉर्म को पकड़ के। अब आप बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ऐसे क्लियरली कुछ डिफरेंस डिफाइंड नहीं है, पर अगर आप इसका एप्लीकेशन देखोगे तो एक डिफरेंस जो आपको समझ में आएगा वो ये है कि जहां पे कुछ प्रपोजल दिया जाता है कि सॉलिसिटर ने कहा कि आओ हम लोग मिलकर डिस्प्यूट जो है इस लैंड के ऊपर जो लड़ाइयां चल रही है उसको सॉल्व करते हैं, तो ये एक प्रपोजल है ना, परमिशन नहीं है। जब आप परमिशन मांगते हो किसी से कि लेट मी प्ले, कि मुझे खेलने जाने दो, आप अपने पेरेंट्स से कह रहे हो कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने जाने दो प्लीज, तो वहां पे ना टू लेट का आमतौर पर इस्तेमाल होता है, राइट। आप बोलेंगे सर ऑप्शन में कैसे होगा, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक मैंने एसएससी का नहीं देखा है जिसमें शुड भी ऑप्शन में हो टू लेट भी ऑप्शन में। अगर उसने शुड पकड़ा है तो चारों ऑप्शन में शुड वाले को पकड़ेगा वो, अगर उसने टू लेट पकड़ा है तो चारों ऑप्शन में टू लेट को पकड़ेगा। कभी भी एसएससी आपको इस फ्रंट पे कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेगा कि शुड लगेगा टू लेट लगेगा। आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि टू लेट कहां आता है, शुड कहां आता है, जो भी क्लियरली कहीं किसी बुक में डिफाइंड नहीं है। ये विथ मतलब प्रैक्टिस और विथ सॉल्विंग क्वेश्चंस आप सीख जाते हो कहां टू लेट आता है कहां शुड आता है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ क्लियर डिस्टिंक्शन कहीं लिखा हुआ नहीं है, एटलीस्ट मैंने जो किताबें पढ़ी वहां तो नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। किन्हीं को पता हो कोई रेफरेंस हो तो प्लीज मुझे बताना, मुझे जानना है, इंटरेस्टेड हूं मैं कि कहां होता है ऐसा, एनीवेज कहां लिखा है ऐसा। सो 2 में है द सॉलिसिटर सेड लेट अस सॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड। एक बार सरसरी निगाह मार लो क्या कहीं पे टू लेट है, द सॉलिसिटर विश्ड दैट लिखा है, दैट लिखा है, दैट लिखा है, दैट लिखा है, कहीं पे भी टू लेट वाला नहीं, इसका मतलब इस वाले फॉर्म से तो नहीं बनेगा। तो लेट का मैंने दूसरा क्या बोला कि क्या लगता है, शुड लगता है। आ जाओ देखते हैं, लिखा है द सॉलिसिटर विश्ड दैट दे शुड सॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड, यहां पे शुड था, हो सकता है। द सॉलिसिटर सजेस्टेड दैट दे माइट सॉल्व, देखो माइट जो होता है ना ये एक्चुअली किसी चीज की प्रोबेबिलिटी या किसी चीज की कैपेसिटी बताने के लिए होता है, ठीक है। आमतौर पर कैपेसिटी भी नहीं बोलूंगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छा है कि कुछ होगा कि नहीं होगा उसकी पॉसिबिलिटी बताने के लिए 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स माइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइट तो ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी की तो बात नहीं है। द सॉलिसिटर सजेस्टेड दैट दे शुड सॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड, ये भी हो सकता है। चौथा है द सॉलिसिटर ऑर्डर्ड दैट वी शुड, देखो यहां लिखा हुआ था लेट अस,
अस मतलब ये क्या हुआ कि वी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम अस बोलते हैं। अब सोचो, ये तो फर्स्ट पर्सन है। सन रूल क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? सॉलिसिटर था। सॉलिसिटर के लिए हम ही लगा सकते हैं। इसका मतलब यहां पे जो अस लिखा हुआ है ये तो डेफिनेटली बदलेगा कि नहीं बदलेगा? चलो ही भी नहीं होगा किसी ऑप्शन में, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम यहां से अस को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। हम अस को अस या अस को वी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रूल तो ये है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और सब्जेक्ट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक थर्ड पर्सन है, तो हम वी कैसे छोड़ेंगे? तो यहां पे वी लिखा हुआ था, कैसे होगा ये वाला आंसर? ये तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ही भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे आप ध्यान देंगे बोल रहा है आओ मिल के करते हैं, इसका मतलब हम ही नहीं, हम उसके प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे दे होना चाहिए। देखो दोनों ऑप्शन में दे लिखा हुआ है, राइट। अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन सा आंसर होगा। लिखा हुआ है द सॉलिसिटर विश्ड दैट, द सॉलिसिटर सजेस्टेड दैट। बहुत तगड़ा सवाल है। सोचो, सॉलिसिटर ये भगवान से मना रहा है कि आओ मिलके हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। भाई सॉलिसिटर का मतलब ये होता है कि जिसको आपने न्यायमूर्ति का दर्जा दिया हुआ है, वो भगवान से थोड़ी मनाएगा कि आओ ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो तो सजेस्ट करेगा ना आपको कि आओ चलो प्रॉब्लम बैठ के सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये जो यूज यहाँ पे वर्ड विश्ड का था, ये यूज सही नहीं था। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं आंसर बता दूंगा, मतलब एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, द कस्टमर आस्क्ड द टेलर विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे। लिखा हुआ है कस्टमर ने टेलर से पूछा। सबसे पहले देखो यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ था, इसका मतलब यह है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो आगे रिपोर्टेड का टेंस चेंज होगा, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? विल यू। तो जब हम विल को चेंज करेंगे तो किस में बदलेगा? या तो वुड में बदलेगा या तो शुड में बदलेगा। तो सबसे पहले मस्त वैसा वाला ऑप्शन काट लो जिसमें वुड और शुड नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे शुड है, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे विल लिखा हुआ है, कट गया, यहाँ पे वुड है, राइट। सबसे पहले तो वो ऑप्शन हमने हटा दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? द कस्टमर आस्क्ड द टेलर इफ ही शुड हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे। द कस्टमर आस्क्ड द टेलर इफ ही वुड हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे। इसमें द कस्टमर आस्क्ड द टेलर इफ ही वुड लाइक टू हैव, ये नया वर्ड लाइक टू कहां से है? क्या ऊपर में कहीं पे लाइक टू हैव लिखा हुआ था? नहीं ना, डायरेक्टली एक मॉडल था विल का और उसका बेस फॉर्म था हैव। इसका मतलब ये वाला फॉर्म तो नहीं होगा। अब दोनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, आपको कौन सा सेंस अच्छा लग रहा है? आपको शुड का सेंस अच्छा लग रहा है या वुड का? मुझे तो वुड का लग रहा है, क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए। यहाँ क्या पूछा गया था कि क्या आपको आपका ड्रेस तैयार मतलब मिलना है ट्यूसडे तक, आप रेडी कर दोगे ट्यूसडे तक? चाहिए का सेंस कहाँ है? इसका मतलब 1 नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज नॉट ईटिंग। देखना यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूर टेंस में कोई चेंज हुआ होगा। ये बात तो निश्चित है कि टेंस में कोई चेंज हुआ होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वॉज। वॉज कहाँ हो सकता है? या तो हम एम रखें, या तो हम इज रखें, या तो आर रखें। उसको ही तो हम लोग चेंज करते हैं वॉज या वर में। बार बार बोल रहा हूं, तब तक लिखता जाऊंगा जब तक तुमको याद ना हो जाए। सो इज एम आर किस में बदलता है? वॉज या वर में। इसमें तो हमें रिवर्स चलना है क्योंकि इनडायरेक्ट दिया हुआ, डायरेक्ट पूछा है आपसे। तो लिखा हुआ है शी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज नॉट ईटिंग। आ जाओ ऑप्शन पे, यहां लिखा हुआ है व्हाई डोंट। डोंट कैसे होगा? अगर हम डोंट को लिखेंगे फिर तो इसका इनडायरेक्ट में डिडंट होना चाहिए था ना, ये तो नहीं हो सकता। अब बचे 3 ऑप्शंस। लिखा शी सेड व्हाई एम आई नॉट ईटिंग, शी सेड व्हाई आर यू नॉट ईटिंग। ऑप्शन नंबर 4, शी सेड व्हाई इज ही नॉट ईटिंग। ठीक, आ जाओ, यहां प्रोनाउन का डिफरेंस है। सबसे पहले 2 नंबर में एक एक करके ऑप्शन काटते हैं। लिखा शी सेड व्हाई एम आई नॉट ईटिंग, आई को चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था? शी। फिर से सुनो, सन रूल ये कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहे हर फर्स्ट पर्सन को आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था? शी। इसका मतलब जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो आई के बदले तो शी होना चाहिए, लेकिन यहां पे देखना आई का आई छूटा हुआ है, तो बोलो गलत है या नहीं है? तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 को देखो, शी सेड व्हाई इज ही कौन सा पर्सन है भाई साहब? ही है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या कहता है? नो चेंज, हम जो है हम वही रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि ही का ही छूटना चाहिए, पर यहां तो आई लिखा हुआ है, ही का ही छूटेगा तो आई कैसे होगा? तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ था, वाई आर यू नॉट ईटिंग, यू मतलब कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आप बोलेंगे सर यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर वो कहती है कि तुम क्यों नहीं खा रहे, तो वो भूत से थोड़ी बोलेगी। अगर मैं ये बात बता रहा हूं तो मुझको ही कह रही होगी ना, तो ये अंडरस्टूड है कि यहां पे टू मी लिखा हुआ था, इसीलिए यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदला और मी के बदले यहां पे आई हो गया, राइट। चूंकि 3 एब्सोल्यूट इनकरेक्ट ऑप्शंस है, तो हम लोग थर्ड को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, राजू सेड टू रेघु स्टे बैक। देखो अभी मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूं, जैसे जैसे मुझे ये फील होता जाएगा कि आपको रूल्स याद हो रहे हैं, मैं स्पीड बढ़ाता जाऊं, ठीक है। इसलिए एकदम सीट की पेटी बांध बांध के बैठना। लिखा है, राजू सेड टू रेघु स्टे बैक। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले यहां पे सेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट है, तो जो हम लोग जो भी आंसर करेंगे यहां पे तो सेड टू का पास्ट ही रहना चाहिए। हो सकता है वर्ड बदल जाए, जैसे यहां सेड टू को ऑर्डर्ड हो गया, हो सकता है ये हो, पर पास्ट होना चाहिए। यहां पे हैड ऑर्डर, यहां पे ऑर्डर्स लिखा हुआ है, प्रेजेंट कैसे हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले का तो हम टेंस ही नहीं बदलते, पास्ट रहता है पास्ट छोड़ते हैं, प्रेजेंट रहता है प्रेजेंट छोड़ते हैं, फ्यूचर रहता है फ्यूचर छोड़ते हैं, गलत है। हैज ऑर्डर्ड, गलत है, दोनों हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है हैड ऑर्डर्ड, भाई साहब ये V2 में था, ये सिंपल पास्ट में था, हम क्यों इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ऐसा कोई रूल है कि इस यहां का भी टेंस चेंज होता है, कोई रूल नहीं। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। अभी तक हमने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, आंसर यहीं से निकल गया हमारा, ठीक है। आंसर कौन सा होगा 5 का, 1। पर मुझे एक रूल बताना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। आंसर तो हमारा आगे एग्जाम में आप यहां से बना सकते थे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को देखना, क्या लिखा हुआ है, स्टे बैक। अगर आप देखोगे इस सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को, तो इसमें यहां पे ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट है। ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ के आपको यह फील हो कि उस सेंटेंस में कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस है, और उसका स्ट्रक्चर हो कि पहले वर्ब होगा और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो समझ जाना ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट अलग तरीके से बनता है, कैसे बनता है, क्योंकि आगे हो सकता है टफ क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं रूल यही बता दे रहा हूं। तो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट बनता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है। फिर से सुनो, इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा टू लगता है, और टू के इमीडिएट बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और वो वही वर्ब का पहला फॉर्म है जिससे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, जिसका मतलब है स्टे बैक में वर्ब कौन सा था, स्टे था। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये हमेशा होगा 2 + V1, जिसका मतलब है टू स्टे, टू स्टे। ऑप्शन देख लेना, यहां पे टू स्टे लिखा हुआ था, यहां पे भी टू स्टे लिखा हुआ था, यहां पे भी टू स्टे लिखा हुआ था, यहां पे भी टू स्टे लिखा हुआ था। अगर हम यहां से काटने जाते हैं तो चारों में से कोई ऑप्शन नहीं कटता, सब में ऑप्शन सही लिखा हुआ। मैं आपको रूल समझाना चाह रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगता है और उस टू के बाद V1 लगता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, दो तरीके से। पहला ये कि आपको उसका सेंटेंस पढ़ के फील होगा कि ये ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसा कुछ है। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, वो वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, जैसे स्टे बैक। ये किसी को लग रहा है कमांड दिया जा रहा है कि राजू ने रेघु को बोला पीछे रहो, ये तो ऑर्डर लग रहा है, कमांड लग रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। लिखा हुआ है शी सेड, सेड का मतलब ये पास्ट है, मैं हर क्वेश्चन में चेक करूंगा। अगर यहां पे ये पास्ट है तो आगे टेंस बदलेगा, चेंज होगा। अच्छा, टेंस हमारा फॉर्म क्या लिखा हुआ है, हैव फिनिश्ड, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में हैज या हैव वाला फॉर्म है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या बनता है, हैड बनता है, हैड फिनिश्ड हो जाएगा। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे हैड फिनिश्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे हैड फिनिश्ड है, यहाँ पे वुड फिनिश है, नहीं हो सकता। यहाँ पे विल फिनिश है, नहीं हो सकता। यहाँ हैज फिनिश्ड है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो द रेसिपी ऑफ मैंगो आइसक्रीम। यहाँ देखना माई फ्रेंड सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू का मतलब ये पास्ट है, तो आगे टेंस चेंज होगा, बिल्कुल टेंस चेंज होगा। लिखा माई फ्रेंड सेड टू मी, तो सेड टू को देखो हटा के यहाँ पे आस्क्ड 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 4 चीजें लिखी हुई। अब यहां से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। हालांकि आपको ये सारी बातें पता हैं, पर मेरा काम है मैं दोबारा समझाऊंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में रखते हैं। पहले पार्ट को बोला जाता है यस नो क्वेश्चंस, और दूसरे पार्ट को बोला जाता है WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस एज द नेम सजेस्ट, ऐसे किस्म के सवाल होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में सिंपली दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को बोल रहा हूं कि आर यू एन इंजीनियर, क्या मैं किसी को बोल रहा हूं कि क्या आप एक इंजीनियर,
अब देखो वो जवाब क्या देगा, यस या नो, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं किसी से पूछ रहा हूं कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, अब वो क्या जवाब देगा, यस या नो, ऑब्वियसली नहीं, इसमें पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में पहला डिफरेंस ये है कि यस नो क्वेश्चन का जवाब आप सिंपली यस या नो लगा के दे सकते हैं, जबकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ता है। दूसरा, आप जब भी यस या नो के बारे में बात करोगे तो इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि या तो ये किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो फिर ये किसी मॉडल से स्टार्ट होगा। ठीक है, या तो ये किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो ये किसी मॉडल से स्टार्ट होगा जब भी आप यस या नो बताएंगे। ठीक है, जबकि जब भी आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी ये बोल रहा था मैं, स्टार्ट किससे होता है, फिर से मैं एब्सेंट माइंडेड हो गया यार, गजब की बीमारी है मेरी, माफ कीजिएगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या होता है, ये डब्ल्यूएच के किसी वर्ड से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल विच से हो जाएगा, व्हाट से हो जाएगा, हु से हो जाएगा, हाउ, इसमें एक एक्सेप्शन जो शुरुआत में डब्ल्यूएच नहीं लेता पर इसी के अंदर आता है, तो उनसे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख के ये पहचानना है कि यस नो है या डब्ल्यूएच। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहचानेंगे क्यों, उससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा क्योंकि दोनों के रूल्स अलग है। समझना बात को। इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, डू यू नो द रेसिपी ऑफ मैंगो आइसक्रीम, मैंने किसी से पूछा कि आपको मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी पता है, वो क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, यही बोल सकता है ना कि यस या नो, इसका मतलब वो यस नो क्वेश्चन है। दूसरा मैंने क्या बोला, ये स्टार्ट होता है या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो मॉडल से, क्या आपको यहाँ पे डू दिख रहा है, इसका मतलब यस नो क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अब आ जाओ, अगर हमने ये बात समझ ली कि यस नो क्वेश्चन होता क्या है, तो ये भी समझ लेते हैं कि इसका रूल चलता कैसे। तो यस नो क्वेश्चन में इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा या तो इफ आता है या तो वेदर आता है। ठीक, जबकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन में वही डब्ल्यूएच का वर्ड आएगा जो आपके सवाल में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे क्वेश्चन में व्हाट से हमारा सवाल स्टार्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम व्हाट ही लिखेंगे, अगर विच से स्टार्ट है तो हम विच ही लिखेंगे। जबकि अगर हम यस नो क्वेश्चन की बात करें तो यहां कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा। अब आपको ऐसा कोई ऑप्शन कभी एसएससी नहीं देगी जिसमें इफ और वेदर दोनों यूज्ड है, मतलब 4 ऑप्शन में से एक में इफ दूसरे में वेदर, ऐसा नहीं होगा। अगर इफ पकड़ा तो सब में इफ होगा, वेदर पकड़ा तो सब माफ कीजिएगा, वेदर पकड़ा तो सब में वेदर होगा। जरूरी बात यह है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाकर ये वर्ड्स आते हैं, विच मीन्स जहां पे हम जनरल सेंटेंस के लिए इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में दैट नहीं लगता। या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा या तो डब्ल्यूएच का कोई वर्ड लगेगा, राइट? इनके साथ कभी भी दैट का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। अगर यस नो क्वेश्चन है तो या तो इफ या तो वेदर, अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो डब्ल्यूएच वाला सवाल। आई होप यहां तक बातें क्लियर है। उसके बाद एक और चीज है इंट्रोगेटिव में बताने लायक, मैं यहां लिख रहा हूं, ये मैं अपने एरर के वीडियोस में कई दफा पहले बता चुका हूं। देखो, मैं किसी को बोल रहा हूं कि वेयर आर यू गोइंग, और मैं किसी को बोल रहा हूं कि वेयर यू आर गोइंग। ये दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। कैसे? आप बोलेंगे सर एक गलत है, गलत कोई नहीं है, दोनों सही है। एक्चुअली ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये वाला अधूरा सेंटेंस है, इसके पहले जरूर कुछ रहा होगा और लास्ट में फुल स्टॉप हुआ होगा। क्या डिफरेंस होता है समझना। ये ऐसे किस्म के सवाल जिसमें आप पहले वर्ब को लिखते हैं बाद में सब्जेक्ट को लिखते हैं, ये वाला इंट्रोगेटिव कहलाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इसमें हमेशा फुल स्टॉप होता है। ठीक है, अब जैसा मैं बोल रहा हूं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच में आएगा, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी सवाल में पहले वर्ब को लिखते हैं बाद में सब्जेक्ट को लिखते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये रूल है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव में नहीं हो सकता। रिपीट कर रहा हूं, इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव में नहीं हो सकता, जिसका मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो फुल स्टॉप आएगा। तो इसका तो यही मतलब है ना कि हमेशा जो स्ट्रक्चर होगा इनडायरेक्ट का, उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा बाद में वर्ब आएगा। तो एक चेंज इंट्रोगेटिव में हमें यह भी करना पड़ता है कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज करना पड़ता है। अब जो बच्चे पहले इंस्ट्रक्शन नहीं सुन के पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, पहली बार मतलब डायरेक्ट कूद गए बिना रूल्स जाने इस वीडियो में, आपको ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ठीक है, एंड राइटली लगेगा ही, क्योंकि नरेशन अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने पहले रटा होगा, मैं उसका रीजन समझा रहा हूं,
वरना इतना एक्सरसाइज करने का फायदा नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जो बच्चे रट के पढ़ते हैं उनको रीजन समझ में आ जाए, रीजन समझने से आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच होगा हमेशा उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा तो हमेशा उसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, मान लो मैंने बोला कि राम इज माय फ्रेंड, यहां लिख रहा हूं, जगह की कमी है, मैं लिख रहा हूं मान लो कि राम इज माय फ्रेंड, मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दूं, आप बोलेंगे नहीं सर क्वेश्चन मार्क नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन नहीं पता सर, मैं रीजन बता देता हूं। राम क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तो पहले वर्ब लिखो बाद में सब्जेक्ट, मतलब इसको लिखो इज राम माय फ्रेंड। आप बोलेंगे सर मजा आ गया, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो बात तो वही है ना जो मैं यहां बता रहा था कि इज राम माय फ्रेंड में पहले वर्ब आया बाद में सब्जेक्ट आया तो क्वेश्चन मार्क, वरना पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब, जैसे चलता है। आई होप ये क्लियर होगा। तो इनडायरेक्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पे 3 रूल बताए। पहला ये कि आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा यस नो है, कौन सा WH है। अगर यस नो हुआ तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लगेगा, दैट नहीं आएगा कभी भी। अगर WH आया तो WH का वर्ड लगेगा, दैट नहीं आएगा कभी भी। और तीसरा इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब में हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। देख लें अब, तो क्या लिखा हुआ था, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो द रेसिपी ऑफ मैंगो आइसक्रीम। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन, माई फ्रेंड आस्क्ड मी दैट आई, दैट कहां से आया? ये तो यस नो क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको। अगर ये यस नो क्वेश्चन है फिर तो इफ या वेदर आना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई नो हो सकता है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई न्यू हो सकता है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी दैट, दैट कहां से आया? गलत है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 या तो 3। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने इसको ना, ये जो डू यू था इसको हमने यू डू में चेंज कर लिया। क्यों कर लिया मैं नहीं बोलूंगा, इतनी देर से बोल रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। हमने तो फुल स्टॉप में चेंज करना है ना, तो इसका वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो करना पड़ेगा, तो डू यू को यू डू तो करना पड़ेगा। अच्छा, यू डू नो को मैं यू नो भी तो बोल सकता हूं, बात तो वही है। अच्छा, नो क्या है भैया? V1 या V5। V1 या V5 को किसमें चेंज करते हैं? V2 में। इसका मतलब हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें न्यू लिखा हो, क्योंकि टेंस का चेंज तो होगा। यहां देखना, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई नो, नो कैसे होगा भैया? ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अब देखो, अब मैंने इंट्रोगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया, रूल्स बता दिए, तो आगे वाले क्वेश्चन में मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, राइट? मैं तेजी से निकलूंगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 8, आई एम प्लेइंग द कीबोर्ड, शी एक्सप्लेन्ड लिखा हुआ है, आई एम प्लेइंग द कीबोर्ड, यहां पे एक्सप्लेन्ड लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये पास्ट में है, तो टेंस चेंज होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का? बिल्कुल होगा। एम लिखा हुआ है, हमने क्या पढ़ा था? इज एम आर को चेंज करते हैं और बनाते हैं वॉज या वर। ऑप्शन पे आ जाइए, इज लिखा है, नहीं हो सकता। हैड बिन लिखा है, हैड बिन के लिए वर या वॉज होना चाहिए था, तब हम उसको हैड बिन में चेंज करते, ये भी नहीं हो सकता। इज है, नहीं हो सकता। वॉज है, होगा। आंसर कौन सा है? 8 का 4। बहुत ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट, शी सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। देखो, अगर कहीं पे टुमारो लिखा हुआ हो ना, तो ये 2 चीजों में बदलता है, ऑन द मॉरो में बदलता है या द नेक्स्ट डे में बदलता है। अगर कहीं पे टुडे लिखा हुआ हो तो वो दैट डे में बदलता है। अगर कहीं पर यस्टरडे लिखा हुआ हो तो वो द प्रीवियस डे या द लास्ट डे में बदलता है। ऑप्शन चेक कर लेना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बीच बीच में आते जाएंगे ये सब चीजें, तो मैं बताता जाऊंगा। एनीवेज, तो क्या लिखा होता है? शी सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। यहां सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब टेंस का चेंज होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब। आगे बढ़ेंगे, शैल लिखा हुआ है, इसको जब बदलेंगे तो क्या क्या बन सकता है? या तो विल बन, या तो वुड बन सकता है। विल लिख रहा हूं, क्यों मैं पागल हो गया हूं क्या? क्या बन सकता है? या तो वुड बन सकता है या तो शुड बन सकता है, यही होगा ना। ऑप्शन देखिए, लिखा है शी आस्क्ड मी दैट शी कम टू, कम आ गया, हम लोग तो वुड या शुड ढूंढ रहे हैं, कहां से कम आ गया? आगे बढ़ेंगे, शी टेल्स मी। अच्छा, यहां सेड लिखा हुआ था, पास्ट में था, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का टेंस चेंज नहीं होता, सेड है तो ये पास्ट ही छोड़ना पड़ेगा। यहां पे टेल्स लिखा होता, कहां से टेल्स आएगा? गलत है। यहां पे विल लिखा हुआ है थर्ड वाले ऑप्शन में, हम वुड या शुड ढूंढ रहे हैं, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, शी सेड दैट शी कुड बेक कुकीज। यहां पे लिखा हुआ है शी सेड, अभी इनडायरेक्ट में, तो जरूर डायरेक्ट जब हम इसको चेंज करेंगे तो डायरेक्ट में भी सेड ही रहा होगा, तभी हमने सेड का सेड छोड़ा है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले लिखा शी हैड सेड, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, ये V2 है,
इसको हम हैड सेड क्यों चेंज करेंगे, मतलब अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हैड सेड लिखा होता तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते तो यहां पे भी हैड सेड ही होता, पर वहां तो सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब हैड सेड नहीं रहा होगा, यहां सेड है, यहां पे सेज है, अगर यहां इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेज है तो फिर तो यहां भी सेज होगा, गलत है। अब दो ऑप्शन बचे, लिखा है शी सेड आई कैन बेक कुकीज, शी सेड आई मे बेक कुकीज। भैया कैन है तभी तो यहां कुड होगा, अगर मे को आंसर करेंगे फिर तो यहां माइट होना चाहिए था, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 11। दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर, लिखा हुआ है दे सेड, अगेन यहां पे सेड लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है इसलिए आगे चेंजेस हुए होंगे। अब देख लो यहां पे लिखा हुआ है हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, ये इनडायरेक्ट में हैड बीन वेटिंग लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था डायरेक्ट में, एक बार मैं दोहरा रहा हूं, अगर कहीं V2 रहा तो हम उसको हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, अगर कहीं हैज या हैव रहा तो हम उसको हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, अगर कहीं पे वॉज या वर रहा तो भी हम उसको हैड में चेंज करते हैं, अगर हैड रहा तो भी हम उसको हैड में चेंज करते हैं। मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में हैड दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में तो डायरेक्ट में 4 टेंसेस होने की संभावना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट है, या तो पास्ट परफेक्ट है, या तो वो सिंपल पास्ट है, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, चारों में से कुछ भी। इसका मतलब बहुत तगड़ा सवाल है, हमें एक एक ऑप्शन करके चेक करना पड़ेगा। आ जाओ, लिखा हुआ है फर्स्ट में वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, हैव बीन वेटिंग को हैड बीन वेटिंग में चेंज किया है, हो सकता है आंसर। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है वी वेटेड, अब आगे की बात ध्यान से सुनेंगे आप, लिखा हुआ है वी वेटेड, तो वेटेड तो V2 है, V2 को चेंज करते हैं हैड प्लस V3 में, इसका मतलब वेटेड किस में चेंज होता है, हैड वेटेड में, हैड वेटेड में, जबकि हमारे सवाल में हैड बीन वेटिंग लिखा हुआ था, बात कॉन्टिन्यूअस की हो रही थी, तो अगर ये हमारा आंसर होता तो जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते फिर तो हैड वेटेड होना चाहिए था, हैड बीन वेटिंग कहां से आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। हैड वेटेड, हैड प्लस V3 हैड प्लस V3 में छूटता है, जिसका मतलब हैड वेटेड का हैड वेटेड होना चाहिए था, वेटिंग कहां से आ रहा है, गलत है। वी आर वेटिंग, भैया आर तो वॉज या वर में बदलता है, या तो हैड बीन लिखा हुआ है, नहीं हो सकता, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, अगेन यहां पे सेड लिखा हुआ है मतलब पास्ट टेंस है, तो आगे टेंस में चेंज करेंगे, लिखा हुआ है हैव किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन पे आइए, हैड, हैज नहीं हो सकता, वुड नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, फर्स्ट वाले को देखते हैं, लिखा ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश, जबकि हमारे क्वेश्चन में था आई हैव फिनिश्ड, इसका मतलब है मुझे करना था, इसका मतलब मैं कर चुका था, दोनों में बहुत अंतर है। यहां पे हम अपने मन से इन्फिनेटिव कहां से लगाएंगे, ऊपर तो इन्फिनेटिव लिखा हुआ ही नहीं था, गलत है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। 13, शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, शी टोल्ड मी, इसका मतलब यह है जरूर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में रहा होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस रहा होगा। अच्छा, यहां लिखा शी हैड ऑलरेडी, अगेन यहां पे हैड लिखा हुआ है, रेफर कीजिएगा पुराने वाले स्लाइड को, वहां पे मैंने क्या बताया था, दोबारा बता रहा हूं, फिर से सुनो। अगर किसी सेंटेंस में V2 होता है तो ये हैड प्लस V3 में बदलेगा, अगर हैज या हैव प्लस V3 होता है तो ये हैड प्लस V3 में बदलेगा, अगर कहीं पे वॉज या वर होता है तो भी ये हैड प्लस V3 में बदलेगा, या हैड में ही बदलेगा, अगर क्योंकि वहां कॉन्टिन्यूअस रहा तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो हैड ही पकड़ के चलते हैं, और अगर हैड प्लस V3 रहा तब तो हैड प्लस V3 छूटेगा ही, ये रूल तो हमें पता ही है। तो यहां हैड रहने के बाद चारों के होने की संभावना है, ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट में लिखा हुआ है ही विल हैव, भैया विल रहेगा तब तो वुड होगा, हैड थोड़ी होगा। ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हो सकता है, आई ऑलरेडी फिनिश्ड हो सकता है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड हो सकता है। अब यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आइए एक एक करके चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है शी टोल्ड मी, कहने वाला कौन है, शी, सुनने वाला कौन है, मी। यहां लिखा हुआ था शी टोल्ड मी, यहां लिखा था शी टोल्ड टू हर, हर कौन है भाई, हर कहां से आया, यहां तो मी लिखा हुआ था, गलत है। शी सेड टू मी, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है शी टोल्ड मी दैट शी हैड, यहां लिखा हुआ है शी टोल्ड मी ही हैड, ही कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन। सन रूल क्या कहता है, फिर से लिख रहा हूं, सन रूल क्या कहता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज का ये मतलब है कि अगर हमारे सवाल में यहां पे ही लिखा हुआ था तो हमारे इंडायरेक्ट में भी तो ही होना चाहिए था, जबकि इंडायरेक्ट में देखना क्या लिखा हुआ था, शी, इसका मतलब ये ही वाला आंसर नहीं हो सकता, हमें वहां शी छोड़ना पड़ता। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें फायदा क्या हुआ, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा होता है शी, तो हम यहां पे भी क्या लिख देंगे, शी, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, 14 लिखा हुआ है अमू सेड हाउ ब्रिलियंट
आई एम। देखो ये सवाल है एक्सक्लेमेटरी। जब आप किसी की तारीफ करते हो या किसी की बुराई करते हो या ऐसे किस्म का कोई सेंटेंस बोलते हो ना, तो उसको एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अलास आई लॉस्ट माई मनी, ये एक दुख वाला सेंटेंस है। हुर्रे वी वॉन द मैच, ये एक खुशी वाला सेंटेंस है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। पहचानने का तरीका ये है कि इसमें हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है एट द एंड, और आपको जो मैंने बोला कि या तो फील होगा कोई दर्द में, या तो फील होगा बहुत खुश है, एक्साइटेड, मतलब इमोशंस को दर्शाएगा ये, ठीक है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। अब इसको चेंज करने का तरीका बड़ा ही आसान है। क्या तरीका है? सेड को बदल के आप वहां पे एक्सक्लेम्ड कर सकते हैं, या एक्सक्लेम्ड के साथ और भी कोई वर्ड लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। देख लेना ऑप्शन में क्या दिया हुआ। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा दैट लगता है। तीसरा लिखा हुआ है हाउ ब्रिलियंट आई एम। देखो चूंकि आप यहां पे दैट लगा रहे हो, बात को समझना, चूंकि आप यहां पे दैट लगा रहे हो तो ये तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर ये कंजंक्शन है तो उसके बाद हमें क्लॉज लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ रही है। तो क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही तो होता है। इसका मतलब हाउ ब्रिलियंट आई एम को मारो गोली। आप ये समझो इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मैं कितना अच्छा हूं, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई। इसका मतलब हम लोग जब चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले आई वाला कंपोनेंट लिखेंगे, फिर इसके साथ जो वर्ब आएगा हम वो वाला कंपोनेंट लिखेंगे, और फिर जो बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है वो लगाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस से कंफ्यूज मत होना। बहुत लोगों को ये सब मुश्किल लगता है, बहुत आसान है भाई, आप सिर्फ बात को समझ लो। क्या होगा, मैंने क्या बोला दोबारा दोहरा रहा हूं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा? या तो दुख होगा या तो खुशी होगी, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। जब चेंज करेंगे तो सेड को हटा के एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम्ड के साथ आपको जो इमोशन लग रहा है आप वो अटैच कर सकते हो, ऑप्शन देख लेना। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा दैट लगेगा। उसके साथ साथ जो भी जिस भी तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख रहे हो हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? एज सिंपल एज दैट। आते हैं सेंटेंस को चेंज करने पे। तो सेड के जगह पे देखना चारों ऑप्शंस में एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के सब में दैट लिखा हुआ है, राइट? आई के कंपोनेंट को लिखने के लिए देखना सब में शी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आई एम। तो भैया हमने पढ़ा इज एम आर को चेंज करते हैं, क्या लगा देते हैं? वॉज या वर, यही होता है। ऑप्शन पे आइए, लिखा हुआ है शी वॉज, यहां तक तो ठीक था। बीइंग ब्रिलियंट, बीइंग क्यों करेंगे, फिर तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो जाएगा। आईएनजी अपने मन से कहां से लेके आ रहे हैं, गलत है। शी इज ब्रिलियंट, इज का इज नहीं छोड़ सकते, प्रेजेंट का प्रेजेंट नहीं छोड़ सकते। आप यहां पर सेड यूज कर रहे हो जो कि पास्ट टेंस में है, तो टेंस तो बदलेगा, गलत है। शी वॉज ब्रिलियंट, शी हैज बिन कहां से आया, ये तो प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। देखो इसमें भी हमने वैसे ही काटा है जैसे हम बाकी टेंस वाले क्वेश्चन को काट रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन देख के घबराना मत। 15, he told me that he would have finished the project by the following day। लिखा हुआ he told me, past tense है, that he would have finished। अच्छा यहां पे would है, जरूर हमारे सवाल में क्या रहा होगा? will रहा होगा। will के बाद बेस फॉर्म रहता है तो have रहा होगा, और finished V3 है तो वो ऐसा ही रहेगा। मतलब हमारे सवाल में जरूर will have finished रहा होगा। ऑप्शन देख लो, लिखा हुआ है have finished। अच्छा ये मैं बताता चलूं, विल के जगह पे अगर वुड होता तो भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी मॉडल पास्ट में दिया हुआ है तो हम उसको चेंज थोड़ी ना करेंगे, तो वुड का तो वुड ही छूटता है। तो या तो यहाँ विल हैव फिनिश्ड हो सकता है या तो वुड हैव फिनिश्ड हो सकता है। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। अगर यहाँ हैव है तो जरूर वो बदल के हैड रहा होगा। यहाँ हैड था क्या? नहीं, वुड फिनिश था। अब देखो वुड का वुड तो छोड़ेंगे, पर फिनिश्ड कहां से आ गया? गलत है। आई विल फिनिश, विल फिनिश नहीं हो सकता, क्योंकि विल फिनिश को चेंज करेंगे तो वुड फिनिश होना चाहिए था, जबकि हमारे सवाल में वुड हैव फिनिश्ड बोल रहा है, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, आई विल हैव फिनिश्ड। 16, द हेड मिस्ट्रेस सेड व्हाट अ परफॉर्मेंस। अगेन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप किसी को अपलॉड कर रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा इसमें देखना व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या कोई सब्जेक्ट है? जरा मैं रेफर कर रहा हूं पुराने वाले सवाल को। यहां पे एक सब्जेक्ट आपको क्लियरली दिख रहा था आई, उसके लिए वर्ब आया था एम। इस सवाल में क्या गड़बड़ है? लिखा हुआ है व्हाट अ परफॉर्मेंस, इसमें तो कहीं कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट कौन सा है? अ परफॉर्मेंस यहां का सब्जेक्ट है। अब हम अ परफॉर्मेंस तो लिख नहीं सकते, हमको कोई प्रोनाउन चाहिए, तो बताओ क्या परफॉर्मेंस एक इंसान है? हमारे पास क्या ऑप्शन है प्रोनाउन यूज करने के? या तो ही, या तो शी, या तो इट, या तो दे, यही तो लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं आएगा, शी नहीं आएगा, कोई इंसान तो है नहीं, प्लूरल है नहीं, तो दे नहीं लगाएंगे, तो एक ही बचता है, इट होगा। ठीक, दूसरा पास्ट होगा, तो इट के साथ अगर हम पास्ट लगाएं तो क्या होगा? वॉज ही होगा। आ जाओ ऑप्शन पे, द हेड मिस्ट्रेस सेड दैट व्हाट अ परफॉर्मेंस, ये फॉर्म गलत है, दैट और व्हाट आप साथ में नहीं लगा सकते। दूसरा, आप जब इसको एक्सक्लेमेटरी को चेंज करते हो तो हमेशा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लेता है, मैं पहले बता चुका हूं, तो ये गलत है। आ जाओ, द हेड मिस्ट्रेस एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, हो सकता है।
द हेड मिस्ट्रेस प्रेज्ड व्हाट, मैं बार बार कह रहा था तब कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगता है, यहां दैट नहीं लगा हुआ, गलत है। द हेड मिस्ट्रेस एक्सक्लेम्ड व्हाट, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से भाई साहब। he said shall I ever reach my destination, क्वेश्चन मार्क। अब जल्दी से बताओ यस नो क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा मॉडल से स्टार्ट है, और क्या मैं कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा, जवाब तो हाँ या ना हो सकता है, इसका मतलब ये तो डेफिनेटली यस नो क्वेश्चन है। अगर ये वाला सवाल भाई साहब यस या नो का है तो हम इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के या तो इफ लगा सकते हैं या तो वेदर लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शैल आई वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब में, तो ये बन जाएगा आई शैल। तो आई तो प्रोनाउन है, जो चेंज होगा वो होगा, और उसके साथ साथ हम शैल को चेंज करेंगे किसमें, या तो वुड में या तो शुड में, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। ऑप्शन पे आइए। यहां सेड है, ध्यान देना पास्ट टेंस में है तो आगे चेंज होगा। लिखा हुआ है ही सेड ही शैल, शैल नहीं चाहिए हमें, हमें शुड या वुड चाहिए। ही सेड आई शैल, शैल नहीं चाहिए। ही वंडर्ड इफ ही वुड हो सकता है। ही सेड टू मी आई शैल, शैल नहीं चाहिए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आप ये बोलेंगे सर यहाँ पे आस्क्ड होना चाहिए था, वंडर्ड क्यों लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे वर्ड्स के साथ खेल रहा है ये, आस्क्ड होना चाहिए था आइडियली, पर जो ऑप्शन दिया हमें उसको ही आंसर करना है, तो ग्रामेटिकली जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो 3 है, तो हम 3 को आंसर करेंगे। 18, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक बेड रेस्ट एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड। बड़ा ही तगड़ा सवाल है। क्या आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा के एडवाइस दिख रहा है? मैंने क्या बोला था याद करना, इंपेरेटिव सेंटेंस, या तो ऑर्डर होगा, या तो कमांड होगा, या तो रिक्वेस्ट होगा, या तो एडवाइस होगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम टू लिखेंगे, इस टू के तुरंत बाद V1 होगा, जो V1 हम यूज करेंगे इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी उसी V1 से स्टार्ट हुआ होगा। इतनी बातें मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं। आ जाओ, लिखा है द डॉक्टर एडवाइज्ड, एक एडवाइस वाला सेंस आ रहा है, मी टू टेक। अब तो मैं निश्चित हो गया बिल्कुल कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस 100% है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा हुआ है और उसके तुरंत बाद V1 टेक लगा हुआ है। अच्छा, इसने एक और हमारे लिए चीज आसान कर दी ना। क्या आसान कर दी, कि यहां लिखा हुआ था 2 + V1, और मैंने तब भी बोला था कि जो V1 यूज करोगे उसी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, वो डेफिनेटली किससे स्टार्ट हुआ होगा, टेक से स्टार्ट हुआ होगा। ऑप्शन पे आते हैं, लिखा है द डॉक्टर टोल्ड मी आई शुड टेक, आई शुड टेक। अगर इस टाइप का सेंटेंस रहता इंपेरेटिव, क्योंकि ये तो एक असर्टिव सेंटेंस है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, फिर तो यहां इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट होना चाहिए था। तू कहां से आया भाई। अगला, द डॉक्टर सेड टू मी यू टेक बेड रेस्ट। ये आंसर कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें V1 से स्टार्ट करना है, और V1 में भी कौन से वर्ड से, जो वर्ड यहां लिखा होता मतलब टेक से स्टार्ट करना है, गलत है। द डॉक्टर सेड टू मी आई टेक बेड रेस्ट। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कि मैं ही ले रहा हूं बेड रेस्ट गलत है। द डॉक्टर सेड टू मी टेक बेड रेस्ट। देखो आंसर मिला कि नहीं मिला। अब एक बात समझो, ये तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है, पर आप जब एग्जाम में बना रहे होगे, आपको नहीं लगता कि 3 सेकंड का क्वेश्चन, अगर आपको ये बात ध्यान रहा कि 2 + V1 लगता है और जो V1 है उस सेंटेंस उसी से स्टार्ट होगा, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, चुटकियों में बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सारे वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत तगड़ा होता है इनसे। क्वेश्चन नंबर 19, लिखा ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टेक दैट बर्ड अवे, इट्स गिल्डेड केज रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज फादर whom he had imprisoned। लिखा हुआ, उसने अपने सोल्जर्स को बोला कि इस पक्षी को लेके जाओ, जो पिंजड़ा है, जिस पिंजड़े में इस पक्षी को रख रहे हो, उससे मुझे मेरे पिता की याद आती है, क्योंकि अब मैंने अपने पिता को बंदी बना लिया था, जैसे ये जो पक्षी है वो बंदी है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंसेस है, 2 क्लॉजेस है, हमें उसको चेंज करना है। पर अगर आप मेरे तरीके से जाओगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चन बना लोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को फिर से, क्या लिखा हुआ, ही ऑर्डर्ड, अभी जस्ट बोला था इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। दूसरा, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टेक। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू यहां पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के यूज किया गया था, और हमारा जो सवाल है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, टेक से। ऑप्शन पे आते हैं, ही सेड टू हिज सोल्जर्स मे दिस बर्ड, गलत है। अब देखना चारों ऑप्शंस, टेक टेक टेक, देखो 3 ऑप्शन टेक से स्टार्ट है या नहीं, एक ऑप्शन यहां से कट गया। लिखा ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टेक दैट बर्ड अवे। अच्छा, ये बात आपको पता है या नहीं, मैं बता देता हूं, दिस को दैट में बदला जाता है। अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिस रहता है तो हम जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं वो दैट में बदलता है। तो यहां लिखा होता मे दिस बर्ड, हो सकता है मे द बर्ड। भैया अगर यहां पे द आप लिख रहे हो ना, तो फिर इधर भी द ही होना चाहिए था, क्योंकि द को चेंज करने का कोई रूल नहीं है। तो यहां दैट क्यों लिख रहे हो, गलत है।
मे टेक दिस बर्ड अवे हो गया। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्या लिखा हुआ था? टेक दिस बर्ड अवे, इट्स गिल्डेड केज रिमाइंडेड मी ऑफ माई फादर हुम आई इम्प्रिजन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। He said to his father, take this bird away, its gilded cage reminds me of my father whom I imprisoned। अब जहां पे ध्यान खींच रहा हूं वहां पे ध्यान लेके जाएंगे। यहां पे वर्ब imprison लिखा हुआ था जो V1 या V5 था। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो बोलो V2 बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसका मतलब है इम्प्रिजन का इम्प्रिजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। जबकि 4 नंबर क्वेश्चन में आई इम्प्रिजेंट लिखा हुआ था जो वर्ब का दूसरा फॉर्म था। तो जब इस दूसरे फॉर्म को आप चेंज करोगे तो क्या बनेगा? हैड प्लस V3 बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसका मतलब है हैड इम्प्रिजेंट होना चाहिए था। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, whom he had imprisoned। ध्यान देना, यहां पे हैड प्लस V3 लिखा हुआ था। अगर हैड इम्प्रिजेंट है फिर ये वाला आंसर होगा क्या? अगर ये वाला आंसर होगा फिर यहां इम्प्रिजेंट होना चाहिए था, हैड इम्प्रिजेंट नहीं, गलत है। आंसर 4 नंबर होगा। तगड़ा सवाल था भाई, मजा आ गया बना के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। डियर डॉटर, शी सेड caressing her cheeks, have you come to comfort me in my time of need। उसने अपनी बेटी को बोला कि प्यारी बेटी, क्या तुम मेरे पास आए हो मुझे मुझे कंफर्ट करने के लिए, मुझे अच्छा फील कराने के लिए जब मुझे जरूरत है तुम्हारी। ठीक है, बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। लिखा हुआ है डियर डॉटर शी सेड caressing her cheeks, have you come। अब देखो, मुझे तो इतनी चीजें दिख नहीं रही हैं, मेरा ध्यान बस एक चीज पे है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मुझे ये दिखा, उसके साथ मुझे यहाँ सेड दिखा, जिसका मतलब है टेंस का चेंज होगा। फिर मैं स्ट्रेट अवे यहाँ कूद गया। लिखा हुआ है हैव यू कम। हैव यू को जब हम चेंज करेंगे तो यू हैव हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज होगा। अच्छा, हैव लिखा हुआ था, इसका मतलब हमारे सवाल में डेफिनेटली हैड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे हैड लिखा हुआ है। आ जाइए, लिखा हुआ है, मैं सिर्फ वो पार्ट जा रहा हूं जहां पे मेरा ध्यान जाएगा। यहाँ हैड था, यहाँ हैड था, यहाँ डिड था, काट दिया बेदर्दी से। हैज काट दिया बेदर्दी से। या तो आंसर 1 है या तो आंसर 2 है। देखो कितने फास्ट हमने 2 ऑप्शंस काट दिए। आगे बढ़ेंगे, अब हम दोनों ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। Kissing her daughter's cheek, she asked affection क्या बोल रहा हूं मैं, affectionately छोड़ो, जो भी है, टंग ट्विस्टर है, नहीं बोल पा रहा। लिखा हुआ है अपनी जो बेटी है उनको, उनका जो उनके जो गाल थे उनको सहलाते हुए उसने पूछा, उस महिला ने पूछा बहुत ही प्यार से, इफ शी हैड कम टू कंफर्ट हर इन द टाइम ऑफ हर इन हर टाइम ऑफ नीड। यार मैं पानी पी लेता हूँ, मेरी ना बहुत ज्यादा जुबान जो है वो लड़खड़ा रही है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लेता हूँ, ट्राई कर लो तब तक। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था कि caressing her daughter's cheeks, she asked affectionately, ओके। समझ जाना भाई, तकलीफ हो रही है बोलने में, पता नहीं क्यों बोल नहीं पा रहा, अभी दिमाग में मैं बोल रहा हूँ, जुबान से नहीं निकल रही। एनीवेज, ऑप्शन पे आता है। तो लिखा हुआ था कि इफ शी हैड बीन कमिंग। अच्छा, यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ था, हैव यू कम। क्या लिखा हुआ है, इफ शी हैड बीन कमिंग। यहां तो हैव के बाद V3 है, यू हैव कम है, तो हम इसको हैव बीन कमिंग में क्यों चेंज करेंगे? गलत है या नहीं? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा कि नहीं होगा? 21, कौशिक सेड टू तरुण, यू आर अ गुड क्रिकेटर। यहां पे सेड लिखा हुआ था, जिसका मतलब है टेंस का चेंज होगा। यहां आर लिखा हुआ था। अच्छा, इज एम आर किस में बदलता है? या तो वॉज में या तो वर में। ऑप्शन पे आ जाइए, लिखा हुआ है कौशिक टोल्ड, कौशिक टोल्ड, कौशिक टोल्ड, कौशिक टेल्स। गलत है, आर वॉज या वर में बदलेगा। यहां पे हैड लिखा हुआ है, यहां पे इज लिखा हुआ है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। रवि सेड दैट ही माइट गो टू द मॉल। यहां लिखा हुआ था सेड, जिसका मतलब है टेंस का चेंज हुआ होगा। अच्छा, टेंस का चेंज हुआ होगा और यहां पे माइट लिखा है, इसका मतलब जरूर वो डायरेक्ट स्पीच में होगा, जरूर वो डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा, जिसको चेंज करके हमने माइट किया है। यहां पे विल है, यहां पे कैन है, यहां पे कुड है, यहां पे मे है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। साक्षी सेड दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। अब देन आया है तो मैं बता दूं, नाउ बदलता है देन में। नाउ किसे बदलता है? देन में। यहां लिखा होता साक्षी सेड, ठीक, पास्ट टेंस है। यहां लिखा होता शी वुड। ये जो वुड है क्या रहा होगा? या तो हमारे क्वेश्चन में वुड रहा होगा या तो हमारे क्वेश्चन में विल रहा होगा, क्योंकि विल भी बदल के वुड बनता है और वुड भी बदल के वुड बनता है। तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें या तो वुड है या तो विल है। यहां पे वुड है, यहां पे हैव है, नहीं हो सकता। यहां पे विल है, यहां पे विल है।
दूसरा, मैंने क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर नाउ लिखा हो तो उसे देन में बदलते हैं, तो नाउ को देन में बदलते हैं। नाउ होना चाहिए तभी यहाँ पे देन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देन लिखा हुआ था, नाउ होना चाहिए, यहाँ देन लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ नाउ है, यहाँ देन लिखा हुआ है, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ेंगे 24 पे। ही आस्क्ड मी अफेक्शनेटली, देखो अभी बोल दिया अफेक्शनेटली, हाँ, ही आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट ही कुड डू फॉर मी। ठीक, आज लिखा हुआ था, पास्ट टेंस में था। दूसरा लिखा हुआ है व्हाट। अच्छा ध्यान देना, यहां पे आस्क्ड है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सवाल है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के व्हाट लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है भाई साहब कि जरूर हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ होगा? व्हाट से स्टार्ट हुआ होगा। तो देखना चारों ऑप्शन व्हाट से स्टार्ट, बहुत अच्छी बात है। यहां क्या लिखा हुआ है? कुड। कुड की क्या रहा होगा? या तो हम कुड को कुड में रहने देते हैं, या तो फिर कैन कुड में बदलता है। तो हमारे क्वेश्चन में या तो कैन है या तो कुड है। ऑप्शन देख लेते हैं, यहां शुड लिखा हुआ, गलत है, कैन है, कुड है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, यहां क्या लिखा हुआ है? ही। जरा चेंज करके देखो तो, ऑप्शन नंबर 2, ही सेड टू मी व्हाट कैन बी डन। व्हाट कैन बी डन, यहां तो ही लिखा हुआ था, ही कहां गया फिर? गलत है। ही सेड टू मी व्हाट कैन आई। अच्छा, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था? ही, तो उसको देख के यहां पे क्या हो गया? ही हो सकता है, ही कुड डू फॉर यू। यू मतलब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होता है? मी, तो मी का मी हो जाएगा, ये तो ठीक लग रहा है। 4 नंबर पे आते हैं। ही सेड टू मी व्हाट कुड ही डू। बात यहीं खत्म हो गई। आगे जो फॉर मी लिखा हुआ है इसके लिए भी तो कुछ होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें तो क्या बनेगा इंट्रोगेटिव? देखो तो, ही आस्क्ड मी व्हाट ही कुड डू। फॉर मी कहां गया? इसका मतलब ये वाला कंप्लीट सेंटेंस ही नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा कि नहीं होगा? 25, जतिन सेड आई वॉज एट होम यस्टरडे। यहां देखना सेड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, इसका मतलब ये वाला बदलेगा। तो वॉज या वर किस में बदलता है? हैड प्लस V3 में बदलता है। यहां वॉज लिखा हुआ था, इसका मतलब हैड होगा। अच्छा, कोई मेन वर्ब तो इसमें है नहीं, तो हमें अपने मन से मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, कौन सा? बिन। सो क्या होगा? हैड बिन। हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें हैड बिन लिखा हुआ है, राइट? आ जाओ, यहां वॉज का वॉज छूटा हुआ है, गलत है, वॉज तो हैड में बदलता है। हैड बिन है, वॉज का वॉज छूटा हुआ है, गलत है, वॉज का वॉज छूटा हुआ है, गलत है। आंसर केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो 25 का आंसर है 2। 26 पे बढ़ेंगे। माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ वॉच। अच्छा, रिक्वेस्टेड है, इसका मतलब जरूर हमारे क्वेश्चन में या तो प्लीज होना चाहिए या तो काइंडली होना चाहिए, दोनों में से कुछ एक होगा। आगे बढ़ेंगे। माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग। आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लिखा हुआ है और उसके बाद V1 होता है, ये V1 जो है ये ब्रिंग है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ब्रिंग से स्टार्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लीज ब्रिंग या प्लीज काइंडली ब्रिंग जैसा कुछ होना चाहिए। फर्स्ट में शी सेड माई सिस्टर प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच। दूसरा, प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच सेड माई सिस्टर। तीसरा, माई सिस्टर सेड विल यू। विल कहां से है? गलत है। प्लीज ब्रिंग माई सिस्टर अ वॉच, इसका तो सेंस ही नहीं है। प्लीज ब्रिंग माई सिस्टर, मेरी बहन को लेके आओ एक घड़ी, ना ना। यहां क्या लिखा था? मेरी बहन ने मुझसे कहा प्लीज एक घड़ी लेकर आओ, ये सेंस था। इसका मतलब 4 नंबर तो नहीं हो सकता, इसका तो मीनिंग बदल जाएगा। प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच सेड माई सिस्टर, सी सेड माई सिस्टर। अच्छा, अगर यहाँ पे सी सेड लिखा हुआ है तो जरूर इसको जब हम चेंज करते तो भी तो यही लिखा होता ना कि सी सेड। तो यहां माई सिस्टर रिक्वेस्टेड कहां से आ गया? इसका मतलब जरूर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर माई सिस्टर लिखा हुआ होगा, तो यहां पे देखना माई सिस्टर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ था। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। 27, ही सेड टू हर डू यू नो फ्रेंच इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, अगर यहां पे हम इसको देखें तो ये इंट्रोगेटिव के अंदर आएगा। किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इसका मतलब डेफिनेटली यस नो क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये यस नो क्वेश्चन के कैटेगरी में आ रहा है तो जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा। ऑप्शन पे यहां दैट लिखा हुआ था, नहीं हो सकता। वेदर है, इफ है, इफ है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। यहां सेड है जिसका मतलब पास्ट है, तो बताओ इसका भी टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? तो डू को हम डिड करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, डिड नो लिखा हुआ है, पहले भी बताया, डिड नो को हम न्यू बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। ऑप्शन पे आइए, नो लिखा हुआ था, नहीं हो सकता। हैज नोन, हैज कहां से आएगा? इसको तो पास्ट में रखना जरूरी है। न्यू, नोज, नोज कहां से होगा? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे कि यहां सेड लिखा हुआ है तो अंदर वाला पास्ट टेंस में होगा और केवल एक ऑप्शन पास्ट टेंस में था। 28 लिखा हुआ है आई एम नॉट फीलिंग वेल सेड मैरी।
सेड लिखा हुआ है जिसका मतलब पास्ट टेंस में है, तो सबसे पहले देखो यहाँ सेज लिखा हुआ था, गलत है, सेड है, सेज लिखा हुआ था, गलत है, सेड है। आई एम नॉट फीलिंग, एम किस में बदलेंगे, या तो वॉज में या तो वर में। यहाँ लिखा हुआ है सी इज कहां से आएगा भाई, वॉज आंसर होगा। 29, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द रिसेप्शन, लिखा हुआ है टू टेक हिम, ठीक है। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगेगा, टू लगेगा, और हम लोग V1 के फॉर्म में क्या कर देंगे, टेक कर देंगे, जिसका मतलब है हमारा सवाल जो है वो या तो टेक से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी था तो शायद प्लीज टेक भी हो सकता है, काइंडली टेक भी हो सकता है, ऑप्शन पे आते हैं। लिखा हुआ है टेक मी टू द रिसेप्शन सेड द स्टूडेंट। अच्छा, आप देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को पकड़ू कि टेक मी टू द रिसेप्शन सेड द स्टूडेंट, कहां से लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट है, ये तो भैया ऑर्डर लग रहा है कि मुझे रिसेप्शन में लेके चलो, स्टूडेंट ने बोला है, ये इंपेरेटिव ही, पर क्या ये रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा, ये तो आंसर नहीं हो सकता। प्लीज टेक मी इन द रिसेप्शन, जबकि यहां पे लिखा हुआ था प्लीज टेक हिम टू द रिसेप्शन, हम प्रीपोजिशन क्यों बीच का चेंज करेंगे, ये कोई रूल थोड़ी है। अगला, प्लीज टेक मी टू द रिसेप्शन हो सकता है, टेक मी टू द रिसेप्शन नाउ, देखो पहले तो इसमें कोई प्लीज या काइंडली नहीं लिखा हुआ तो ये रिक्वेस्ट नहीं लग रहा, दूसरा अगर यहां पे नाउ होता तो ऊपर कहीं देन भी तो होता, कहीं नहीं है, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि नहीं होगा। 29 का आंसर 3 है। आगे बढ़ेंगे 30, यू वर वॉन्ड बाय 3 ऑफ अस द मैनेजर शाउटेड एट हिम, लिखा हुआ यू वर वॉन्ड। अच्छा, वर को जब हम चेंज करेंगे, चूंकि यहां पे देखना शाउटेड लिखा हुआ है पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब ये जरूर हैड या हैड प्लस V3 में चेंज होगा, तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं ऑप्शन में कि वर वॉन्ड को जब चेंज करेंगे तो हैड वॉन्ड होगा, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, वर को चेंज करेंगे तो हैड होगा। अच्छा, ये पैसिव वॉइस में था, ये बात क्या आप समझ पा रहे हैं कि वर वॉन्ट पैसिव वॉइस में था, तो जब आप चेंज करोगे ना तो इसको भी पैसिव में रखना पड़ेगा, तो हैड बीन वॉन्ट होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन तो देखो ऑप्शन से आप बना लोगे, पर आगे चल के आपको तकलीफ हो सकती है। वर को हम चेंज करेंगे, हैड में चेंज होगा, अब वर के बाद यहाँ पे V3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में, तो हम जब लिखेंगे इसको इंडायरेक्ट में तो भी पैसिव वॉइस में रखना पड़ेगा। हम हैड वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे रखते हैं, बिन प्लस V3 लगा के, तो हैड बीन वॉन्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं एडवांस लेवल पे कभी अगर क्वेश्चन मिल जाए, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके तो बना ही सकते हो। आते हैं, यहाँ पे वॉज लिखा हुआ था, अभी मैंने बोला कि वर हैड में चेंज होगा, गलत है, वॉज लिखा हुआ था, गलत है, हैड लिखा हुआ था, हो सकता है वॉज लिखा हुआ था, गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस लॉजिक की जरूरत पड़ी नहीं की पैसिव वॉइस में, पर मैंने बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। 31, आई एम गोइंग टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स द चाइल्ड सेज टू हिज मदर, ध्यान दीजिएगा, सेज वाला सवाल हमें मिल गया भाई साहब। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो आगे टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो सेड रूल है, जिसका मतलब ये है आगे हम एम को एम ही छोड़ेंगे, या ज्यादा से ज्यादा इज और आर में चेंज कर सकते हैं, पर हम इसके अलावा कोई टेंस में चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में सेज लिखा हुआ है तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को हम वर्ब के फॉर्म पे, टेंस के फॉर्म पे नहीं चेंज करते, जिसका मतलब है अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट ही छूटेगा ना वो। आज ऑप्शन पे, द चाइल्ड आस्क्ड, आस्क्ड कहां से आ गया भाई, पास्ट कैसे हो गया, द चाइल्ड टोल्ड, टोल्ड कैसे होगा, पास्ट कैसे हो गया, सेड, सेड पास्ट हो गया, टेल्स आंसर होगा। समझ पा रहे हो, यहां तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से ऑप्शन कट गया। यहां सेज है प्रेजेंट टेंस में तो हम इसको भी प्रेजेंट टेंस में ही छोड़ेंगे, यहां आस्क्ड टोल्ड सेड पास्ट था, काट दिया, 4 नंबर आंसर होगा। 32, द रिपोर्टर रिपोर्टेड, रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, द यूएस प्रेसिडेंट इज अराइविंग टू इंडिया, द यूएस प्रेसिडेंट इज अराइविंग टू इंडिया, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो इज एम आर किस में बदलता है, या तो वॉज में बदलता है या तो वर में बदलता है, तो वॉज या वर अराइविंग होगा, यहां पे इज लिखा हुआ है, गलत है, यहां वॉज लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, गलत है, ये दोनों में से कोई एक आंसर है। अच्छा, यहां लिखा हुआ था दिस वीक, दिस किस में बदलता है, दैट में, शायद बता दिया मैंने, तो दिस किस में बदलेगा, दैट में। यहां पे देखना, टू इंडिया दैट वीक, टू इंडिया दिस वीक, कट गया, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, he exclaimed with delight that he had won the first prize, अगेन ये कौन सा सेंटेंस है भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब जो रूल रट के पढ़ते हैं उनको पहाड़ लगेगा यह सवाल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सवाल बहुत आसान है, सबको मारो गोली खाली वर्ब पकड़ो। यहां क्या लिखा हुआ था, हैड वॉन, इसका मतलब हमारे इनडायरेक्ट में हैड लिखा हुआ है, तो हमारे डायरेक्ट में क्या क्या रह सकता है, या तो V2 रह सकता है, या तो हैज या हैव रह सकता है, या तो हैड रह सकता है, या तो वॉज रह सकता है, या तो वर रह सकता है, इतनी चीजें तो हो सकती हैं। ऑप्शन पे आओ, लिखा हुआ है आई माइट, अब ये कैसे हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता चुका हूं। यहां लिखा हुआ है आई माइट, माइट का तो माइट छूटना चाहिए था, नहीं हो सकता।
आई हैव वन हो सकता है, आई विन, विन को चेंज करेंगे तब तो V2 बनेगा, वॉन बनेगा, नहीं हो सकता। आई विल विन, विल का तो वुड बनेगा, नहीं हो सकता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब जो रट्टा मार के पढ़ते हैं, ऑल द बेस्ट। बनाओ, कैसे बनाओगे, बहुत टाइम लगेगा बनाने में। 34, गीता सेड आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला। लॉस्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हैड प्लस V3 बनेगा, हैड लॉस्ट बनेगा, और यहाँ सेड पास्ट में था। आ जाओ ऑप्शन पे, हम हैड ढूंढ रहे हैं, यहाँ लॉस्ट लिखा हुआ था, गलत है। हैड लॉस्ट है, हैज लॉस्ट है, हैज लॉस्ट नहीं हो सकता, लॉस्ट है, नहीं हो सकता, हम हैड ढूंढ रहे हैं। आंसर नंबर 2। 35, द प्रिंसिपल सेड दैट ही वुड होल्ड अ मीटिंग द नेक्स्ट डे। यहाँ पे वुड होल्ड लिखा हुआ है, तो हमारे सवाल में या तो विल होना चाहिए या तो वुड होना चाहिए। आ जाओ, लिखा हुआ है आई विल बी होल्डिंग। अब देखो विल तो है, पर उसके साथ बी होल्डिंग लिखा हुआ है, हम बी होल्डिंग क्यों करेंगे भाई, यहां पे तो होल्ड बेस फॉर्म में था, गलत है। आई विल होल्ड हो सकता है, आई विल होल्ड हो सकता है, विल बी हेल्ड होगा, कैसे होगा, फिर तो यहां पे भी पैसिव होना चाहिए था, नहीं हो सकता। या तो आंसर 2 है या तो आंसर 1 है। अच्छा, लिखा हुआ है 2 में, टुमारो आई विल होल्ड अ मीटिंग सेज द प्रिंसिपल। भैया यहां सेड लिखा हुआ है, तो हमारे अगर डायरेक्ट स्पीच में सेज रहा होता तो इनडायरेक्ट में भी तो सेज ही छूटना चाहिए था, सेड कहां से कर दिया हमने, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 36 पे आते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू अकम्पनी अस ऑन दिस टूर। अच्छा, फिर से ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो पता कर लो डायरेक्ट है, तो सॉरी यस नो है या WH है। ये स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल एक हेल्पिंग वर्ब से, इसका मतलब ये यस नो क्वेश्चन है। अगर ये यस नो क्वेश्चन है तो या तो इफ से स्टार्ट होगा या तो वेदर से स्टार्ट होगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटा के ये दोनों लगेगा। दूसरा, यू डू यू वांट को हम यू डू वांट में चेंज करेंगे। अच्छा, डू वांट को हम वांट भी बोल सकते हैं, तो वांट तो V1 है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो V2 में चेंज होगा, तो वांटेड होना चाहिए V2 में। इतनी बातें तो सबको पता है। आ जाओ, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, देखो इफ चारों में है, राइट। यहां पे यू लिखा हुआ था, सन रूल क्या कहता है, फिर से बता रहा हूं, यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था, मी, तो जब हम इसे यहां लेके जाएंगे, हम सब्जेक्ट हटा रहे हैं, सब्जेक्ट लाएंगे तो क्या होगा, आई। ऑप्शन पे आइए, ही लिखा हुआ, ही कहां से आया, हमें तो आई चाहिए, आई आई आई। वांटेड होना चाहिए था, वांटेड सब में लिखा हुआ है। डू यू वांट टू अकम्पनी अस। अच्छा, अस जो है ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट में माई फ्रेंड लिखा हुआ है जो कि थर्ड पर्सन था, इसका मतलब है अस को अस तो नहीं छोड़ सकते। क्या होगा वो बात की बात है, ये बात क्या आप समझ पा रहे हो कि अस को अस नहीं छोड़ सकते। अस फर्स्ट पर्सन था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम कोई भी प्रोनाउन लगाएंगे, पर अस को अस नहीं छोड़ेंगे। यहां पे अस का अस छूटा हुआ था, गलत है। अब 2 ऑप्शन बचे, लिखा माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू अकम्पनी देम ऑन दैट टूर, क्वेश्चन मार्क। भैया क्वेश्चन मार्क कैसे होगा, मैंने तो पहले ही बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन मार्क में हो सकता है, इनडायरेक्ट लाइफ में कभी क्वेश्चन मार्क में नहीं हो सकता, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था। 37 पे बढ़ेंगे, लिखा है कि रितु सेड पास्ट टेंस में आई एम ईटिंग, तो एम को जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, या तो वॉज बनेगा या तो वर बनेगा। ऑप्शन पे आइए, वॉज हैज बिन नहीं हो सकता, हैड बिन नहीं हो सकता। अच्छा, यहां लिखा था रितु सेड, रितु टोल्ड, ये मैंने पहले मिनट में आपको समझाया था कि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। क्या यहां पे सेड के बाद टू लगा हुआ था, नहीं, तो फिर टोल्ड कहां से लिख दिया आपने से। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। 37 का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। 38, सी सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, अगेन कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी। कैसे चेंज करेंगे बता दिया है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, हैव डन को जैसा है, जैसे टेंस का चेंज करते हो, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, टेंस का जैसे चेंज करते हो वैसे कर दो, हैव डन को हैड डन बना दो। सो इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगेगा। शी अपलॉडेड हर सेइंग दैट शी हैड डन वेल हो सकता है, शी टोल्ड हर सेइंग दैट शी हैड डन वेल। अच्छा, टोल्ड तो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्वर्टेड, आप यहां पे एक्सक्लेमेटरी हटाओगे तो कुछ एक्सक्लेमेशन जैसा कोई वर्ड होना चाहिए, एक्सक्लेम विद जॉय, जॉय एक्सक्लेम विद सॉरो, अपलॉडेड, एक्सक्लेम्ड, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। टोल्ड तो बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर तो हम असर्टिव बना रहे होते, कहीं से तो पता चलना चाहिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला, सी अपलॉडेड हर सेइंग दैट, कहां से सेइंग आ गया भाई, चारों तीनों ऑप्शन में है। अच्छा चलो, तीनों ऑप्शन में फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। लिखा सेइंग दैट शी डिड वेल, हमें डिड नहीं चाहिए, हमें हैड डन चाहिए, गलत है। हैज डन लिखा हुआ है, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। 39, लिटिल सैम रिक्वेस्टेड टू लेट हिम रेस्ट देयर, देखो टू लेट मिला कि नहीं मिला, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 किसी में तो आया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि लेट से शुरू होते हुए सेंटेंस का हम टू लेट भी बनाते हैं।
इसका मतलब हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली लेट से स्टार्ट हो रहा है। यहां पे लिखा होता है डू रेस्ट हियर, गलत है, लेट से तो शुरू होगा। अच्छा लिखा हुआ है लेट हिम, राइट, यहां पे हमें ऐसे चेंज करना है प्रोनाउन को कि यहां हिम आ जाए, इसको चेंज करते हैं। लिटिल सैम सेड लेट अस किसका फॉर्म है भाई, वी का, इसका मतलब हम लोग प्लूरल से डील कर रहे हैं। अगर हम लोग प्लूरल से डील कर रहे हैं तो बताना यहां पे हिम कैसे हो सकता है, फिर तो यहां पे देम होना चाहिए था, हम लोग प्लूरल अगर लिखते तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, लेट मी बी रेस्टिंग, यहां पे जबकि लेट हिम रेस्ट लिखा हुआ था। ऐसा कौन सा रूल है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि आईएनजी V1 में बदल जाता है, कोई रूल नहीं है, गलत है, आंसर होगा 4 नंबर 40। माई फादर सेड नेहा शैल कम बैक बाय 3 PM, यहां पे शैल लिखा हुआ है, यहां पे सेड लिखा हुआ है, अगर यहां सेड है तो डेफिनेटली ये चेंज होगा। तो लिखा हुआ है नेहा शैल, शैल किस में बदलेगा, या तो विल में बदलेगा, सॉरी विल क्यों लिख रहा हूं मैं, या तो वुड में बदलेगा या तो शुड में बदलेगा, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। आ जाओ, यहां लिखा हुआ था शुड, यहां लिखा हुआ था शुड, यहां लिखा हुआ था शैल, शैल नहीं हो सकता, यहां लिखा हुआ था विल नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई एक आंसर है। माई फादर सेड दैट नेहा शुड कम बैक बाय 3 PM, माई फादर टोल्ड दैट नेहा शुड कम बैक बाय 3 PM, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑलरेडी मैं बता चुका कि सेड टू रहेगा तो प्रिफरेबली हम उसको टोल्ड में यूज करेंगे, यहां तो सेड के बाद टू नहीं लगा हुआ था तो टोल्ड क्यों करेंगे, आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं 41। माई आंट सेड दैट दे हैड शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, यहां पे हैड लिखा हुआ था, यहां सेड लिखा हुआ था, इसका मतलब फिर से वही वाली बात है, हैड प्लस V3 है, कहां कहां हो सकता है, कैसे कैसे लगा सकते हैं, या तो V2 हो तो हैड रहेगा, हैड प्लस V3 हो तो हैड रहेगा, वॉज या वर हो तो हैड रहेगा, या फिर हैज या हैव प्लस V3 रहे तो हैड लगेगा, यही हो सकता है। ऑप्शन पे आते हैं, लिखा हुआ आई एम शिफ्टिंग, भैया अगर यहां एम करेंगे तब तो वॉज या वर होना चाहिए था, गलत है। विल बी, विल का तो वुड में चेंज होता है, हैड कहां से आ गया, गलत है। आर का वॉज या वर होता, गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 42। मदर वांट मी नॉट टू मेक अ मेस ऑफ द लिविंग रूम अगेन, देखो जब कभी आप इंपेरेटिव सेंटेंस लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं ही सेड टू मी कम हियर, ये जो सेंटेंस है कम हियर, ये तो इंपेरेटिव में आप पहचान गए होंगे अभी तक, ये पॉजिटिव कमांड है कि नेगेटिव कमांड है, ऑब्वियसली पॉजिटिव कमांड है, मैं किसी को कह रहा हूं यहां आओ, वो मुझे कह रहा है यहां आओ, पॉजिटिव कमांड है। अब मैं किसी को कह रहा हूं नेगेटिव कमांड कि सुनो धूप में मत जाओ, डोंट गो इन द सन, धूप को सन भी कहता है, सो मैं क्या कह रहा हूं, डोंट गो इन द सन, ये नेगेटिव कमांड है ना। तो जब आप किसी को नेगेटिव कमांड देते हो ना कि ऐसा मत करो, तो उसका दो तरीके से इनडायरेक्ट बनता है, या तो आप सेड टू को चेंज करके फॉरबिड कर देते हो, मतलब फॉरबिड का फॉर्म लगा देते हो जिसका मतलब होता है मना करना, या तो दूसरा आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के जहां पे 2+V1 लगा रहे थे ना, वहां पे आप नॉट 2+V1 लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल डोंट कम हेयर, नॉट टू कम हेयर, डोंट गो इन द सन, नॉट टू गो इन द सन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, दो जगह से आप नेगेटिव कमांड बना सकते हो, या तो आप सेड टू को फॉरबिड कर दो जिसका मतलब होता है मना करना, या प्रोहिबिट कर दो जिसका मतलब होता है मना करना, ऑप्शन देख लेना क्या लिखा हुआ है। दूसरा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप 2+V1 को नॉट 2+V1 लिखते हो। तो ऐसे टाइप के जो कमांड है उनको जब हम डील करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन किससे स्टार्ट रहा होगा, डोंट से स्टार्ट रहा होगा, तभी तो नेगेटिव कमांड होगा। आ जाओ ऑप्शन पे, यहां लिखा था मदर वांट मी नॉट टू मेक, इसका मतलब नेगेटिव कमांड है, तो जरूर हमारा सवाल क्या रहा होगा, डोंट मेक, डोंट मेक, तभी तो हमने इसको नॉट टू मेक कहा है। आ जाओ फर्स्ट में, मदर वांट डोंट यू डेयर, डेयर नहीं मेक चाहिए था हमें, गलत है। डू नॉट मेक हो सकता है, डोंट मेक हो सकता है, यू मे नॉट ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डोंट से स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन। अब आ जाओ, लिखा है मदर टोल्ड मी डोंट मेक अ मेस फ्रॉम द लिविंग रूम अगेन, जबकि यहां लिखा हुआ था डोंट मेक अ मेस ऑफ द, प्रीपोजिशन चेंज करने का कौन सा रूल है भाई साहब, हम ऑफ को फ्रॉम में क्यों चेंज करेंगे, फ्रॉम को ऑफ में क्यों चेंज करेंगे, गलत है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ेंगे 43। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, फिर से कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, राइट। ये जो इज है इसको चेंज करेंगे किस में, या तो वॉज में या तो वर में, इसी में बदलेगा। आ जाओ ऑप्शन पे, यहां हैड बिन है, गलत है, हैज बिन है, गलत है, इज है, गलत है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 वॉज। पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक जगह से पकड़ा वर्ब को पकड़ा बना दिया क्वेश्चन। 44 मिसेस लीजा सजेस्टेड दैट वी शुड परचेज द प्रॉपर्टी, लिखा हुआ है वी शुड परचेज द प्रॉपर्टी और यहां पे लिखा हुआ है सजेस्टेड,
कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या सेंटेंस का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। देखो, शुड होने से हमें यह अंदाजा लग रहा है कि या तो हमारे क्वेश्चन में शैल रहा होगा, या तो याद करो मैंने ये बताया था कि जब हम क्वेश्चन को लेट से स्टार्ट करते हैं तो भी वहां पे शुड का इस्तेमाल होता है। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, मिसेस लीजा सेड लेट अस परचेज द प्रॉपर्टी। ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि यहां पे अस लिखा हुआ था जिसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट में क्या था, मिसेस लीजा, ठीक है। इस हिसाब से तो दे होना चाहिए था, गड़बड़ है, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो ये आंसर होगा। सेकंड में लिखा है मिसेस लीजा सेड प्रॉपर्टी मस्ट बी, ये तो हो ही नहीं सकता। आप यहां मस्ट लिखोगे अगर तो हमारे इंडायरेक्ट में भी मस्ट होना चाहिए था ना। मिसेस लीजा सेड यू मे को चेंज करेंगे फिर तो यहां पे मस्ट होना चाहिए, माइट होना चाहिए था, आंसर नहीं हो सकता। चौथा, मिसेस लीजा सेड प्लीज परचेज द प्रॉपर्टी, फिर तो रिक्वेस्टेड होना चाहिए था, यहां सजेस्टेड क्यों लिखा हुआ, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हालांकि ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो पता है क्या बनेगा, मिसेस लीजा सजेस्टेड दैट दे शुड परचेज द प्रॉपर्टी, यहां वी शुड लिखा हुआ है। ये क्लासिक क्वेश्चन है एसएससी का जिसमें चारों में से कोई आंसर नहीं है, आपसे पूछ रहा है सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक तो 1 वाला ही है। 45, आई विल टीच यू सेड द ओल्ड मैन टू हिज ग्रैंडसन, लिखा हुआ है सेड मतलब पास्ट, तो आगे चेंज होगा। लिखा हुआ है आई विल टीच यू, विल को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, या तो वुड बनेगा या तो शुड बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। आ जाओ, वुड ही बनता है 99 आउट ऑफ 100 केसेस में। लिखा हुआ है द ओल्ड मैन टोल्ड हिज ग्रैंडसन दैट ही टॉट, गलत है, हमें वुड चाहिए। टू टीच, गलत है, हमें वुड चाहिए। विल लिखा हुआ है, गलत है, हमें वुड चाहिए, वुड आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 46, ही सेड आई कांट अटेंड द मीटिंग टुमारो, यहां देखना सेड लिखा हुआ था, पास्ट था, इसका मतलब आगे चेंज होगा। लिखा हुआ है आई कांट, कैन किसे बदलेगा, कुड में, और टुमारो किसे बदलेगा, द नेक्स्ट डे में, ये दोनों बदलाव होंगे। यहां लिखा हुआ था कुडंट कांट नहीं हो सकता, कांट नहीं हो सकता। अच्छा, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में, यहां टुमारो को टुमारो छोड़ा हुआ है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड्स का क्वेश्चन है, सेकंड्स का। He exclaimed that he was a very stupid fellow, लिखा हुआ है उसने कहा कि वो एक बहुत ही बेवकूफ इंसान था। अगेन ये क्वेश्चन किसका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, ठीक है। लिखा हुआ है कि हाउ अ स्टूपिड फेलो आर यू, ही रिमार्क्ड, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, ही रिमार्क्ड, आर यू अ स्टूपिड फेलो, ही रिमार्क्ड, हाउ अ स्टूपिड फेलो यू आर, ही रिमार्क्ड। सबसे पहले मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं, हाउ अ स्टूपिड फेलो आर यू, जरा कोई भी सेंटेंस उठा लो, फॉर एग्जाम्पल ही सेड व्हाट, एक सेकंड, व्हाट से नहीं, कुछ सिंपल सा ले लेते हैं। ही सेड हुर्रे वी वॉन। इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर एक्सक्लेमेटरी का है, ये सवाल एक्सक्लेमेटरी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ही सेड हुर्रे वॉन वी, नहीं ना। एक्सक्लेमेटरी होने का ये मतलब थोड़ी है कि उसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही ना। तो उस लॉजिक से यहां पे आर यू लिखा हुआ था, आर यू थोड़ा ना होगा, अगर होगा भी तो यू आर होगा, इसका मतलब ये तो गलत है। अच्छा, सेम चीज देखना यहां पे भी किया गया था, आर यू, फिर ये तो यहां क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, गलत है। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर या हाउ अ स्टूपिड फेलो यू आर। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो, इसको देखना, लिखा हुआ ही वाज अ वेरी स्टूपिड फेलो, हम क्या कहते हैं, कॉमन सेंस लगाओ, क्या बोलते हैं, कैसे बेवकूफ इंसान है, ये क्या बेवकूफ इंसान है। ऑब्वियसली हम बोलते हैं यार क्या बेवकूफ इंसान है यार, तो हाउ अ स्टूपिड फेलो सेंस नहीं बन रहा, आंसर कौन सा होगा, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। हाउ अ स्टूपिड मतलब तुम कैसे बेवकूफ इंसान हो, कैसे मतलब रीजन थोड़ी पूछ रहे हो, तुम तो एक रिमार्क दे रहे हो कि क्या बेवकूफ इंसान हो तुम, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, कॉमन सेंस का सवाल था। 48, द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड दैट ही वाज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, लिखा हुआ है द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड, तो सबसे पहले देखो अगर हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सप्लेन्ड लिखा हुआ है तो जरूर हमारा डायरेक्ट स्पीच पास्ट में रहा होगा, यहां पे एक्सप्लेन्स लिखा हुआ था, गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन में एक्सप्लेन्ड है। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ ही वाज वर्किंग, इसका मतलब जरूर हमारा सवाल किस में रहा होगा, या तो इज या तो एम या तो आर प्लस वर्किंग, तभी तो उसको चेंज किया हमने वॉज वर्किंग में। आ जाओ, आई एम वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, सोचो अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वॉज वर्किंग है तब तो ये चेंज होकर हैड बीन वर्किंग बनना चाहिए था, क्योंकि वॉज और वर्क किस में बदलता है, हैड बीन में बदलता है। तो बताओ गलत है या नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं हो, सॉरी ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वॉज वर्किंग लिखा हुआ था। सेम लॉजिक यहाँ पे भी तो है, वॉज वर्किंग, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। 49, आर यू कमिंग टू द पार्टी, मैं पानी पी लूं जरा, सॉल्व करो।
चलो 49 देखते हैं। लिखा हुआ है शी आस्क्ड आर यू कमिंग टू द पार्टी। लिखा हुआ है आर यू कमिंग टू द पार्टी, ध्यान देंगे इस बात पे भी। शी आस्क्ड आर यू, ठीक है। कौन सा सवाल है भैया ये सवाल है यस नो का। कौन सा क्वेश्चन है? यस नो का सवाल, ठीक है। अच्छा यस नो में हम लोग क्या करते हैं, या तो इफ लगाते हैं या तो वेदर लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, पहली बात। दूसरी बात, यू आर यू को चेंज करेंगे यू आर में। अब यहां पे अगर आर का कंपोनेंट है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, या तो वॉज बनेगा या तो वर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन पे आते हैं। आर यू लिखा हुआ है, आंसर नहीं हो सकता, हमें वॉज या वर चाहिए। वॉज है, एम लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। कैन लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। 50 पे आ जाओ। ही प्रोमिस्ड, देखना पास्ट टेंस है। ही विल नॉट डू द मिस्टेक अगेन, विल को चेंज करेंगे तो किस में बदलेंगे? वुड में। ऑप्शन पे आ जाओ। वुड विल वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बताओ इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। देखा, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड नॉट डू द मिस्टेक नेक्स्ट टाइम, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड नॉट डिड द मिस्टेक। अच्छा वुड तो एक मॉडल है, मॉडल के बाद तो हमेशा बेस फॉर्म होता है, थंब रूल है इंग्लिश का, बहुत बार बताया है आपको। वुड के बाद डिड लिखा हुआ है, डिड नहीं हो सकता ना, डिड तो V2 होता है, हमें बेस फॉर्म चाहिए। बेस फॉर्म क्या होगा? डू होगा। आंसर ऑप्शन नंबर 1। 51 पे बढ़ेंगे। मेघा आस्क्ड रीना वेयर शी वॉज गोइंग दैट डे। डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, 100% क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, क्योंकि यहां पे आज लिखा हुआ था, ठीक है। अब आ जाओ, वेयर शी वॉज, तो जब ये रहा होगा इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट में, तो जरूर ये वॉज पहले रहा होगा और शी बाद में रहा होगा, या शी का कंपोनेंट बाद में रहा होगा। दूसरा, वहां पे जरूर टुडे रहा होगा, ये मैंने पहले ही बताया, टुडे किसमें बदलता है? दैट डे में। तो जरूर टुडे रहा होगा जिसको बदल के हमने दैट डे किया है। अब देखना ऑप्शन सबसे पहले, यहां पे दैट डे लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। टुडे रहा होगा तभी तो दैट डे में बदला होगा, बाकी तीनों में टुडे 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 लिखा हुआ है। अच्छा यहां पे अगर वॉज गोइंग है तो जरूर हमारे डायरेक्ट में इज या एम या आर प्लस गोइंग लिखा हुआ होगा, तभी तो हमने उसको वॉज गोइंग में चेंज किया है। ऑप्शन पे आते हैं। लिखा मेघा आज रीना वेयर वर। सोचो भाई साहब कि अगर यहां पे वर रहा होगा तब तो यहां हैड बीन होना चाहिए था ना। हम लोग तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, इसका मतलब यहां पे अगर वर होता तब तो यहां हैड बीन होना चाहिए था, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहां हैव लिखा हुआ है, वो तो हैड होना चाहिए था, नहीं हो सकता। ये आंसर होगा, आर गोइंग होगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। 52। अलास आई एम अ ruined मैन, मैं एक बर्बाद इंसान हूं। लिखा हुआ आई एम, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो किसमें बदलेगा? वॉज या फिर वर। ऑप्शन पे आते हैं। ही वॉज ही वॉज ही वॉज ही वॉज। अच्छा चारों में, बहुत अच्छे। अच्छा ये देखिए क्या लग रहा है कि वो दुख से बोल रहा है कि खुशी से बोल रहा है कि गलती मान रहा है, क्या कर रहा है देखते हैं। लिखा ही अपलॉडेड विद सॉरो। देखो अपलॉड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। तो उसने बहुत तारीफ से दुख जताया, क्या सेंस है? तारीफ से कोई दुख कैसे जताएगा? गलत है। अगला, ही कन्फेस्ड विद सॉरो। देखो कन्फेस का मतलब होता है गलती मानना। टू एडमिट वंस मिस्टेक इज कॉल्ड कन्फेस, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ था? ही कन्फेस्ड विद सॉरो, उसने अपनी गलती मान के दुख जताया। अच्छा मैं बर्बाद इंसान हूं या मैं बर्बाद हो गया, ठीक है, इसमें गलती कहां है? तो कन्फेस वर्ड तो ठीक नहीं आ रहा। अगर यहां पे ये लिखा होता कि सॉरी आई मेड अ मिस्टेक तो वो कन्फेशन होता, सेंस नहीं बन रहा। ही क्राइड आउट विथ सॉरो, वो रोने लगा या वो चिल्लाया दुख से। अलास्ट टर्म तो दुख में ही यूज किया जाता है, ये तो ठीक लग रहा है। अगला, ही विश दैट, उसने भगवान से मना कि हे भगवान मुझे बर्बाद कर दो सेंस नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये वाला। 53। द मैनेजर सेड टू प्यून व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। देखो यहां पे सेड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, इसका मतलब आगे चेंजेस होंगे। लिखा हुआ है वाई वर यू, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के यही वाई का वाई छूटेगा, दैट नहीं लग सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां लिखा हुआ है वर, जिसका मतलब है ये हो गया पास्ट, तो किस में चेंज करेंगे? हैड बिन में चेंज करेंगे। मैं बिन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो मैं अपने मन से एक V3 देना पड़ेगा, तो हैड बिन होगा। आ जाओ ऑप्शन पे। यहां वॉज लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। वॉज लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। हैड बिन लिखा हुआ है, हो सकता है। अच्छा वाई हैड ही बिन, इसमें हैड भी है बिन भी है, पर यहां पे क्वेश्चन मार्क था तो पहले वर्ब आया बाद में सब्जेक्ट आया, हमने बर्दाश्त किया। ये पहले वर्ब है बाद में सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे तब तो इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब करना पड़ेगा ना। तो यहां पे इसने हैड ही कैसे लिखा है? हैड ही में तो फिर वही वाली बात हो गई कि पहले वर्ब आया बाद में सब्जेक्ट आया, तो गलत है या नहीं है? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 54 पे आते हैं।
लिखा शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड बीन स्टडिंग, ध्यान दीजिएगा यहां पे टोल्ड लिखा हुआ था, पास्ट है, टोल्ड 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 टेल्स, गलत हो गया। हैड बीन स्टडिंग, इसका मतलब जरूर हमारे सवाल में क्या रहा होगा, हैज या हैव बीन स्टडिंग, तभी तो हमने उसको हैड में चेंज किया। लिखा हैड स्टडीड, भैया हैड स्टडीड का तो फिर हैड स्टडीड छूटता, स्टडिंग कहां से आ गया, गलत है। एम स्टडिंग, एम को चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, ये एम को चेंज करेंगे तो हैज या हैव में, सॉरी हैड में चेंज होगा, उल्ट क्या बोल रहा हूं मैं, एम को चेंज करेंगे तो वॉज या वर में चेंज होगा, फिर से मेरा ध्यान भटक गया था। आगे, शी टोल्ड हर फ्रेंड आई वॉज स्टडिंग, अच्छा वॉज या वर को हम जब चेंज करते हैं तो ये भी तो हैड प्लस जो भी फॉर्म उसमें चेंज होता है, तो इसके बाद वॉज या वर के बाद V4 है, तो इसके बाद भी क्या हो जाएगा, बिन लगा के V4 हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 55, कॉलिंग मी अ फ्रेंड सुजीत सिंह इनकरेज्ड मी, ध्यान दीजिएगा पास्ट में है, एंड एडवाइज्ड मी नॉट टू लूज हार्ट, इस वाले पोर्शन पे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है नॉट टू लूज हार्ट, तगड़ा सवाल, बहुत तगड़ा सवाल, बताना ये वाला सेंटेंस इंपेरेटिव जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि किसी को कोई कमांड दिया जा रहा है। अच्छा ये कमांड नेगेटिव भी है ना, तभी तो यहां पे नॉट का इस्तेमाल किया गया, और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाया होगा, और उसके बाद V1 के फॉर्म में लूज आया होगा, जिसका मतलब है क्या होना चाहिए था, डोंट लूज। ऐसे वाले क्वेश्चन में पहले बता चुका हूं, ठीक है, तो हमारे सवाल में क्या रहा होगा, डोंट लूज रहा होगा जरूर, ऑप्शन पे आई। सुजीत सरकार आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा नहीं बोला, ठीक है, सुजीत सरकार आस्क्ड मी चीयर अप फ्रेंड डू नॉट लूज हार्ट, ये तो फॉर्म ठीक था कि डोंट लूज हार्ट या डू नॉट लूज हार्ट, गड़बड़ वहां हो गया जहां पे इसने आस्क्ड लिख दिया, कोई सवाल थोड़ी पूछा गया। सुरजीत सिंह डिमांडेड, सुरजीत सिंह ने डिमांड किया कि खुश हो जाओ, अपना दिल छोटा मत करो, डिमांड किया मतलब ये तो नेगेटिव कमांड हो जाएगा ना, फिर आप किसी से डिमांड थोड़ी करोगे खुश हो जाओ, वरना गोली मार दूंगा। सुजीत सिंह सेड चीयर अप फ्रेंड डू नॉट लूज हार्ट, सुजीत सिंह ने कहा कि खुश रहो भाई, ऐसे मतलब दुखी मत हो, दिल मत छोटा करो, ये तो ठीक लग रहा है। सुजीत सिंह ऑर्डर्ड मी, फिर से वही बात है डिमांडेड वाली, आप किसी को ऑर्डर कर सकते हो क्या कि खुश रहो, सेंटेंस का कंटेक्स्ट पकड़ना, इसलिए बोलता हूं रट्टे मार के मत पढ़ो, आपको ये देखना है कि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा था चीयर अप, चीयर अप के लिए आप किसी को ऑर्डर थोड़ी ना कर सकते हो कि एकदम गोली मार दूंगा खुश रहो, आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 होगा फिर। 56, दे सेड वी वर प्लानिंग, ध्यान दीजिएगा यहां पे सेड लिखा हुआ है मतलब आगे चेंज होगा, तो किस में चेंज करेंगे, वर चेंज होगा हैड में, उसके बाद लगेगा बिन, और प्लानिंग का प्लानिंग छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हैड बिन प्लानिंग, आ जाओ, यहां हैव बिन नहीं हो सकता, हैड प्लान्ड है, हैड तो ठीक था पर प्लानिंग चाहिए था, आर प्लानिंग नहीं हो सकता, हैड बिन प्लानिंग आंसर होगा। 57, द फादर सेड रामू ट्राई अगेन, कौन सा सवाल भैया, इंपेरेटिव सवाल, कैसे पता चला, एक तो फादर का ये कोई कमांड लग रहा है, दूसरा किससे स्टार्ट हुआ है, ये रामू तो नाम है, स्टार्ट किससे हुआ है, वर्ब से, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं टू ट्राई, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाएंगे, उसके बाद V1 ऑलरेडी बहुत बार बता चुका, टू ट्राई ढूंढ रहे हैं, टू ट्राई, ही ट्राइड नहीं हो सकता, ट्राइज नहीं हो सकता। अच्छा 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, 2 में लिखा हुआ है द फादर रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट होता तो फिर इसमें प्लीज लिखा होता ना कहीं पे, काइंडली लिखा होता ना कहीं पे, सेंटेंस पढ़ के तो लग ही नहीं रहा कि ये रिक्वेस्ट है, आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर। नेक्स्ट 58, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट येट द स्टूडेंट एडमिटेड, एडमिटेड पास्ट में, इसका मतलब इसके अंदर का टेंस बदलेगा। अच्छा टेंस बदलेगा तो हैज और हैव को हम किस में चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं, ऑप्शन पे आ जाइए, हैड, हैज नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, हैड ये हो सकता है। अच्छा यहां लिखा होता है आई हैव नॉट कंप्लीटेड, यहां लिखा हुआ है आई शी हैडंट बीन एबल टू, ये बीन एबल टू अपने मन से कहां से आया, और हम इन्फिनिटिव टू कंप्लीट क्यों जोड़ेंगे, ऊपर में तो सीधा सीधा हैज हैव प्लस V3 है, नहीं हो सकता, आंसर 4 होगा। नेक्स्ट, शी सेड डोंट द चिल्ड्रन लाइक द केक, अब ये डोंट कमांड वाला मत समझ लेना, किसी को एडवाइस नहीं दिया जा रहा, एक सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है इसमें कि बच्चों को केक नहीं पसंद आया क्या, शी सेड, ठीक है। अच्छा अगर ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो हम लोग फटाफट इसमें इंट्रोगेटिव वाला फॉर्म लगा देते हैं, डोंट द चिल्ड्रन लाइक द केक किससे स्टार्ट हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से, इसका मतलब ये सवाल कौन सा है, यस नो वाला, तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगेगा, या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा, राइट, ऑप्शन देख लो, वेदर 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 वाई गलत है, 3 में से कोई एक आंसर है, ठीक है आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है शी इंक्वायर्ड अबाउट वेदर द चिल्ड्रन लाइक द केक, हो सकता है, शी आस्क्ड मी वेदर द चिल्ड्रन
डिडंट लाइक द केक। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ था डोंट द चिल्ड्रन लाइक द केक, मतलब क्या बच्चों को केक पसंद नहीं आया, तो आपको नेगेटिव चीज पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, आपको नेगेटिव वाला इसमें कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। थर्ड में लिखा हुआ है शी आस्क्ड वेदर द चिल्ड्रन लाइक द केक, ना ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव कंपोनेंट नहीं आया। क्वेश्चन पता है आपको कंफ्यूज कैसे कर सकता था, अगर इसमें ये लिखा होता शी इंक्वायर्ड अबाउट वेदर, एक तो देखो अबाउट और वेदर साथ में नहीं आता, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, पर मैं वो नहीं बताना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे अगर ये लिखा होता शी इंक्वायर्ड अबाउट वेदर द चिल्ड्रन लाइक द केक और नॉट, अगर ये चीज ऐड कर देता फिर सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, पर यहां पे इसने नॉट वाले कंपोनेंट को ऐड ही नहीं किया है, जिसका मतलब है क्वेश्चन आपके लिए जानबूझ के आसान बनाया गया है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऊपर में डोंट था, नेगेटिव कंपोनेंट था इसमें। 60 द बॉस सेड टू द सेक्रेटरी डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर A3 साइज पेपर। देखो जो बच्चे रट के पढ़ते हैं उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूं, डोंट यहां भी है, डोंट यहां भी है, रटना मत, समझो, भगवान ने दिमाग दिया है समझने के लिए। यहां पे डोंट का यूज और यहां पे डोंट के यूज में जमीन आसमान का फर्क है। यहां एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, कि बच्चों को क्या पसंद नहीं आया, यहां पे एक कमांड दिया जा रहा है, नेगेटिव कमांड दिया जा रहा है कि बॉस ने सेक्रेटरी को बोला कि भूल मत जाना A3 साइज का पेपर। सो डोंट फॉरगेट यहां पे कमांड वाला है, अगर कमांड वाला है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा हटा के नॉट टू होगा क्योंकि नेगेटिव है, और उसके बाद V1 होगा, मतलब नॉट टू फॉरगेट। तो आंसर क्या होना चाहिए? नॉट टू फॉरगेट। आ जाओ, नॉट टू फॉरगेट, शी डिडंट फॉरगेट, गलत है क्योंकि हम दैट नहीं लगाते, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू लगता है। टू ऑर्डर, ऑर्डर की बात कहां से आ गई भाई? हम लोग यहां पे तो डोंट फॉरगेट लिखा हुआ था, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू के बाद या नॉट टू के बाद तो फॉरगेट होना चाहिए, गलत है, ही शुड नॉट फॉरगेट, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे 61 टॉम सेड दैट ही हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ही हैड अ, अच्छा हैड लिखा हुआ है तो क्या क्या होने की संभावना है? या तो हैज या हैव हो जाए, या तो वॉज हो जाए, या तो वर हो जाए, या तो V2 हो जाए, ठीक है, या तो हैड हो जाए, इतनी चीजें हो सकती हैं, तब हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में हैड आता है। आ जाओ, टॉम एक्सक्लेम्ड व्हाट अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इट वाज। देखो अगर हम इस वॉज को चेंज करेंगे तो हमें हैड, हम हैड को तो अकेले नहीं लगा सकते, हमें बोलना पड़ेगा इट हैड बिन, ठीक है, जो कि ऊपर था नहीं। दूसरा, टॉम सेड आई विल हैव अ स्ट्रेंज, विल तो नहीं होगा, विल तो नहीं होगा, ऊपर वुड होना चाहिए था, गलत है, ऊपर तो हैड लिखा हुआ है। आई मस्ट हैव, तो फिर ऊपर भी मस्ट हैव होना चाहिए था, नहीं हो सकता। आई हैड अ स्ट्रेंज, हैड का हैड छूट सकता है। दूसरा, यहां पे देखना द डे बिफोर लिखा हुआ था, अगर द डे बिफोर है इसका मतलब जरूर हमारे सवाल में यस्टरडे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 में यस्टरडे कहीं नहीं लिखा हुआ था, गलत है। दूसरा, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेमेशन जैसा कुछ होना चाहिए था, जबकि ऊपर में तो साफ सुथरा सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। 62 he said my mother will be here tomorrow, will के जगह पे क्या होगा भाई? would होगा, क्योंकि यहाँ पे said लिखा हुआ था। tomorrow हटा के the next day होगा। आ जाओ ऑप्शन पे, सबसे पहले will वाला आंसर नहीं हो सकता, दोनों काट दिया, would होना चाहिए, यहाँ पे would है, यहाँ पे would है, tomorrow the next day में बदलेगा, यहाँ पे है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 नहीं हो सकता। 63 why is he crying, he asked, ये एक इंट्रोगेटिव सवाल है जो कि शुरू किससे हुआ है? वाई से शुरू हुआ है। अच्छा इज ही को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या रहा होगा? ही इज रहा होगा। इज को जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? वॉज या वर बनेगा। ऑप्शन पे आइए, वॉज है, इज है, गलत है, वॉज है, यहां तो वॉज वर कुछ है ही नहीं, गलत है, या तो 1 आंसर है या तो 3 आंसर है। अच्छा लिखा होता है ही आस्क्ड, ही आस्क्ड जादुई तरीके से शी आस्क्ड हो जाएगा, हम जेंडर चेंज कर दें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट का? नहीं, मैंने पहले बोला था कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होता। आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर होगा। 64 पे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि राम सेड आई वॉच्ड फुटबॉल, यहां सेड लिखा हुआ है जिसका मतलब टेंस चेंज होगा, तो वॉच्ड जो है ये तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे, तो हैड वॉच्ड होना चाहिए था, यहाँ पे शैल लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, वॉच्ड है, वॉचेज है, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। 65 he said I am going to the party tonight, देखो tonight बदलता है that night में, तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें that night लिखा हुआ, that night है tonight है, that night है tonight है, गलत है। अच्छा am going, तो जब हम am को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? या तो was बनेगा या तो were बनेगा। ऑप्शन पे आ जाओ, would लिखा हुआ था, would कहां से आएगा? was going, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 65 का। बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर 66 पे। The tourist said, "Wow, what a wonderful view."
अच्छा फिर से वही वाली बात है, ये कौन सा सवाल है भैया? एक्सक्लेमेटरी सवाल है, एक्सक्लेमेटरी सवाल है। मैं कितनी बार बता चुका इसी वीडियो में कि इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश करेंगे। इसमें और कोई प्रोनाउन यूज नहीं है। यहाँ पे अ वंडरफुल व्यू है जो कि हमारा सब्जेक्ट था। अब व्यू तो निर्जीव चीज है तो हम इट यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा पास्ट टेंस में है तो इट वाज यूज करेंगे। आ जाओ ऑप्शन पे, लिखा हुआ है द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वंडरफुल व्यू, हो सकता है द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द व्यू इज वंडरफुल, इज नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर सेड बोल रहे हो, पास्ट बोल रहे हो, तो फिर इज मत लगाओ ना, पास्ट होगा हमेशा। यहाँ पे भी इज लगा हुआ है, गलत है। इज लगा हुआ है, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। 67, शी सेड आई कैन नॉट कॉल यू एट दिस टाइम। देखो सबसे पहले तो दिस बदलेगा दैट में, यहाँ पे दिस है, यहाँ पे दिस है, बेदर्दी से काट दो, 1 और 2 आंसर होगा। अच्छा कैन नॉट लिखा हुआ है, लिख दो क्या पूरा? कैन नॉट को चेंज करेंगे तो कुड नॉट में बदलेगा, कुड है, कैन है, गलत है, बेदर्दी से काट दो। आंसर 1 है। दे सेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट एनुअल फंक्शन, लिखा दे सेड पास्ट है, दैट दे वर प्रैक्टिसिंग, इसका मतलब जरूर, ये देखना इनडायरेक्ट है, इसका मतलब जरूर डायरेक्ट में क्या रहा होगा, या तो इज रहा होगा, या तो एम रहा होगा, या तो आर रहा होगा, और उसके साथ प्रैक्टिसिंग रहा होगा, राइट। यहां पे क्या है? वर। सोचो अगर वर होता तब तो हैड बीन प्रैक्टिसिंग होना चाहिए था ना हमारे इनडायरेक्ट में, ये तो आंसर नहीं है। आर हैव नहीं हो सकता, ऊपर हैड होना चाहिए था फिर। अब देख लो दोनों में क्या अंतर है। दे सेड वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट एनुअल फंक्शन, दे सेड वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर टुमारोज एनुअल फंक्शन। यहां तो द नेक्स्ट था, टुमारो कहां से आ गया? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, द नेक्स्ट एनुअल फंक्शन पे नहीं बदल सकते। 69, रतन सेड आई हैव रिटन अ पोएम। कितना आसान सवाल है, यहाँ पे सेड है मतलब पास्ट है, हैव को चेंज करेंगे तो हैड ढूंढ रहे हैं, हैड देख लो, हैज है नहीं हो सकता, हैड है, रोट है नहीं हो सकता, हैड है हो सकता है। अब दोनों में क्या अंतर है? लिखा है कि रतन सेड दैट आई, अच्छा आई माने कौन सा पर्सन भाई? आई मतलब यहाँ पे जो लिखा है कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सन रूल क्या कहता है? सन रूल कहता है फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या था? रतन। रतन एक इंसान का नाम है और दूसरा एक पुरुष का नाम लग रहा है, इसका मतलब ही होना चाहिए। यहाँ पे आई का आई तो नहीं छोड़ेंगे हम, ही शी कुछ भी लगाए, पर आई का आई तो नहीं छोड़ सकता ना, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा 69 का। 70 पे बढ़ते हैं। द ट्रैफिक पुलिस टोल्ड मी दैट आई कुडंट पार्क माई टू व्हीलर देयर। लिखा है द ट्रैफिक पुलिस टोल्ड मी दैट आई कुडंट। अच्छा कुडंट का मतलब क्या है? या तो हमारे सवाल में कुड रहा होगा डायरेक्ट स्पीच में, या तो कैन रहा होगा। आ जाओ ऑप्शन पे, कांट, कुडंट, कांट, डू नॉट पार्क, ये तो भैया इंपेरेटिव हो जाएगा फिर, ऊपर तो इंपेरेटिव का कोई सेंस नहीं था, तो गलत है। अब आंसर या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। आइए चेक करते हैं। द ट्रैफिक पुलिस सेड टू मी आई कांट पार्क माई टू व्हीलर। लिखा हुआ था यहां पे भी आई, ध्यान देना, और यहां पे लिखा हुआ है आई। आई मतलब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? पुलिस। पुलिस होता है प्लूरल, जिसका मतलब है यहाँ पे क्या होना चाहिए था? दे। तो जब हम चेंज करते हैं यहाँ पे दे होना चाहिए था। कभी पुलिस वाला अगर ये बोले कि आई कांट पार्क, इसका मतलब पुलिस वाला अपने बारे में थोड़ी बोल रहा है। अभी जो लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पुलिस ने मुझे कहा, एक सेकंड, इसका सेंस ही उल्टा पुल्टा है ना। द ट्रैफिक पुलिस टोल्ड मी, पुलिस ने कहा दैट आई कुडंट पार्क, कि मैं पार्क नहीं कर सकता, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे आई करेंगे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट में पुलिस लिखा हुआ था जो कि प्लूरल में था, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे दे कर देंगे। यहाँ दे था क्या? यहाँ क्या था? आई था। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे भी आई था, फिर से दे होगा, नहीं हो सकता। यहाँ पे यू था, अगर हम यू को चेंज करें तो देखो क्या बनेगा? यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था? मी। तो जब मी को सब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई। इसका मतलब ये वाला तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ेंगे 71, मोहन सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। लिखा हुआ है आई शैल गो। शैल को जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? या तो विल या तो वुड में चेंज होगा। मैं बार बार विल क्यों लिख देता हूं यार? या तो वुड में चेंज होगा या तो शुड में चेंज होगा। ऑप्शन पे आइए, यहां सेड लिखा हुआ था, वुड है, विल का, शैल का विल तो नहीं छोड़ सकते, वुड है, विल नहीं छोड़ सकते। अब या तो आंसर 1 है या तो आंसर 3 है, देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है। लिखा हुआ है कि मोहन सेड, अच्छा एक और चीज है, मोहन सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। बढ़िया सवाल है, 2 क्लॉज है इसमें। तो इज को जब हम चेंज करेंगे तो उसका भी तो वॉज बनेगा या वर बनेगा? इसके अंदर तो जितने वर्ब आएंगे हमको सबको चेंज करना है, जितने प्रोनाउन आएंगे उनको सबको चेंज करना है। तो यहां देखना सेड पास्ट था, वुड पास्ट था, इज कैसे छोड़ेंगे भाई? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3।
इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको मैं बहुत कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर पहली बार चैनल पे आए हो, ये तो मैं बोलना ही भूल गया था, इतने देर से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कम से कम 10 लोगों से शेयर कर देना। जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हो वहाँ शेयर कर देना। अगर मुझे रीच नहीं मिलेगी तो मैं मेहनत नहीं करूँगा। देख लेना, तुम सेल्फिश हो गए तो मैं सेल्फिश होऊंगा, फिर भाई नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो काम है, मैं तो पढ़ाऊंगा। पर यार बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे हो मैं तब से 2 घंटे से बकबक किए जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ हर एक सवाल। तो यार थोड़ा सा आप अपना भी ड्यूटी निभा लो, जो मेरी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा शेयर करो, है ना। एक लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। कमेंट में क्या लिखोगे, मेरी तारीफ मत करना, आपके कितने करेक्ट हुए वो कमेंट में जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो कितने करेक्ट हो रहे हैं वो कमेंट में लिख देना, लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब देवताओं को समझ में आ जाए कि भैया ये वीडियो स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, इसको और फैलाना है। साथ ही साथ में नए नए लोगों से शेयर करना। ठीक है, मेरे चैनल को रीच मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। 72, और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। द ट्रैवलर आस्क्ड द ओनर इफ ही कुड स्टे इन दैट टैवर्न, द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड। लिखा हुआ है द ट्रैवलर आस्क्ड द ओनर इफ ही कुड। अच्छा, ये तो आस्क देख के लग रहा है कि इंट्रोगेटिव सवाल रहा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुड लिखा हुआ था, इसका मतलब हमारा सवाल जरूर या तो कैन से स्टार्ट रहा होगा या तो कुड से स्टार्ट रहा होगा। यही हो सकता है ना। यहाँ देखो कुड से स्टार्ट है, यहाँ मे से स्टार्ट है, मे तो नहीं होगा। कैन हो सकता है, कैन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड। फिर से वही बात है कि अगर यहाँ कुड है तो जरूर या तो कैन रहा होगा या तो कुड रहा होगा। तो देख लो यहाँ लिखा हुआ था द पीजेंट रिप्लाई ही शुड। शुड नहीं भैया, कैन या कुड हो सकता है। यू कैन, शी कुड। यहां देखना ही लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 में शी लिखा हुआ था। अगर हम सन रूल को देखें तो शी तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। इसका मतलब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे फिर तो शी का शी छूटना चाहिए था, यहाँ तो ही लिखा हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया सवाल, काफी बढ़िया सवाल। बढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया। आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आउट ऑफ 73 आपने कितने करेक्ट किए। ध्यान रखना, मैं कमेंट का रिप्लाई करूं ना करूं, पढ़ता मैं हर कमेंट हूं। ठीक है, इसलिए अगर आप खास करके जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप अपना मार्क्स इसमें डालोगे तो मुझे पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल के आपके ऊपर और ज्यादा मेहनत मुझे करनी है। 73, he said that it would be fun if I could join। ठीक है, he said पास्ट टेंस है, it would be fun। अच्छा, would का मतलब क्या है, जरूर हमारे सवाल में will रहा होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ could लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूर हमारे सवाल में या तो can रहा होगा या तो could रहा होगा। आ जाइए दोनों जगह चेक कर लेते हैं। यहाँ will चाहिए, यहाँ can चाहिए है। यहाँ will have लिखा हुआ है, will have क्यों लिखेंगे, अगर will have होता फिर तो यहाँ पे भी would have होना चाहिए था। क्या लिख रहा हूं मैं, क्या होना चाहिए था, would have होना चाहिए था। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि नहीं होगा। बहुत ही आसान सवाल। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा। मैं सारे क्वेश्चंस आपको समझा पाया। आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट में बताना। साथ ही साथ में जैसा मैंने बोला कि कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए ये भी बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मैंने पूरी कोशिश की है मैं सिंप्लीफाई कर दूं नरेशन को। प्रैक्टिस वीडियो के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा बना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।